डिस्ट्रैक्टेड रहना आज के दौर की सबसे बड़ी महामारी बन चुका है, लेकिन ये बीमारी बाहर से नहीं, हमारे अंदर से पैदा होती है। नीर एयल की किताब इंडिस्ट्रैक्टेबल एक ऐसा मानसिक हथियार है जो न सिर्फ आपके फोकस को लौटा सकता है, बल्कि आपकी जिंदगी, करियर और रिश्तों में गहराई और संतुलन भी ला सकता है। ये किताब सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स या फोन दूर रखो जैसी साधारण सलाह नहीं देती, बल्कि डिस्ट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को खंगालती है और सिखाती है कि किस तरह आप अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर अपने ध्यान की स्टीयरिंग वापस खुद के हाथ में ले सकते हैं। आज जब नोटिफिकेशन की आवाज आपके ध्यान को हर पल तोड़ देती है और सोशल मीडिया आपके समय का सबसे बड़ा लुटेरा बन चुका है, उस समय इंडिस्ट्रैक्टेबल हमें बताती है कि डिस्ट्रैक्शन कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिहेवियर है और हर बिहेवियर के पीछे एक ट्रिगर होता है। नीर एयल कहते हैं कि हम तब तक फोकस नहीं कर सकते जब तक हम अपने अंदर के दर्द और डिस्कम्फर्ट को समझना और झेलना नहीं सीखते, और इसी डिस्कम्फर्ट से भागने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं। ये किताब एक मैप की तरह है जो आपको सिखाती है कि कैसे इंटरनल ट्रिगर्स को मैनेज करें, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को हैक करें, टाइम ब्लॉकिंग से अपने वैल्यूज को टाइम में बदलें और कैसे पैक्ट बनाकर अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं। साथ ही यह बताती है कि कैसे बच्चों को इनडिस्ट्रैक्टेबल बनाना है, वर्क प्लेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री करना है और रिश्तों को गहराई देनी है। चैप्टर 1, व्हाट मोटिवेट्स अस रियली। कभी आपने खुद से पूछा है कि हम असल में क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या वजह है कि जब जरूरी काम सामने होता है तब भी हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या यूट्यूब पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं? नीर एयल इस अध्याय में यही गहराई से समझाते हैं कि हमारी मोटिवेशन की जड़ें कहाँ होती हैं और हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ क्यों खींचते हैं। सबसे पहले वो एक आम सोच को तोड़ते हैं कि इंसान का व्यवहार प्लेजर और पेन के बीच संतुलन बनाने से संचालित होता है। सदियों से ऐसा माना जाता रहा है कि हम किसी काम को इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है और किसी काम से दूर इसीलिए भागते हैं क्योंकि उससे हमें दर्द होता है। लेकिन नीर एयल कहते हैं कि असल सच्चाई इससे एक कदम आगे है। वो बताते हैं कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस पेन से बचने की कोशिश के कारण होते हैं, नॉट टू सीक प्लेजर बट टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। यानी हमारे सभी डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो गेम हो, खाना हो या फोन, वो हमारे किसी न किसी अंदरूनी डिस्कम्फर्ट को छुपाने या टालने का तरीका बन जाते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन पर काम करना है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका मन बेचैन हो जाता है। आपको लगने लगता है कि शायद आप उतने केपेबल नहीं हैं, या ये काम बोरिंग है, या आप थक गए हैं। ये सब डिस्कम्फर्ट के रूप होते हैं और इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए दिमाग आपको कहीं और खींच ले जाता है। वो कोई मजेदार वीडियो हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या कुछ और जो आपको उस पल के दर्द से छुटकारा दे दे। एयल इस कॉन्सेप्ट को इंटरनल ट्रिगर्स कहते हैं। वो अंदरूनी अनुभव जो हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं और हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेलते हैं, जैसे अकेलापन, बोरियत, थकान, चिंता, अनिश्चितता या तनाव। हमारी आदत होती है कि हम इन फीलिंग्स से तुरंत भागना चाहते हैं, और चूंकि आज के समय में एस्केप के हजारों रास्ते मौजूद हैं, तो भागना आसान हो गया है। लेकिन इसका असर ये होता है कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं और खुद को उन कामों में उलझा लेते हैं जो बस हमें अस्थायी राहत देते हैं। यहाँ एयल एक दिलचस्प शोध का हवाला देते हैं जिसमें बताया गया कि लोग बोर्डम को इतना असहनीय मानते हैं कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए कि 15 मिनट शांति से अकेले बैठो या खुद को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दो, तो ज्यादातर लोग शॉक देना चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कम्फर्ट से बचना हमारी प्रवृत्ति में है और हम कुछ भी कर सकते हैं उस असहजता से भागने के लिए। फिर एयल ये सवाल उठाते हैं, क्या हम डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? उनका जवाब है नहीं। हम डिस्ट्रैक्शंस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें मैनेज जरूर कर सकते हैं अगर हम अपने इंटरनल ट्रिगर्स को समझना और उनसे निपटना सीख जाएं। इसके लिए पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप किसी काम से बचने के लिए कुछ और करने लगे, तो पॉज करके खुद से पूछिए, मैं अभी किस डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं थक गया हूँ, बोर हो रहा हूँ, खुद पर शक हो रहा है? बस यही सवाल पूछना आपको अवेयरनेस की उस पहली सीढ़ी पर ले आता है जहां से सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। इसके बाद एयल एक प्रैक्टिकल टूल बताते हैं, 10 मिनट रूल। जब भी आपको किसी डिस्ट्रैक्शन की इच्छा हो, जैसे कि सोशल मीडिया देखने का, तो खुद से कहिए कि ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद। इस छोटे से डिले से आप अपने अर्ज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ज्यादातर बार वो अर्ज खुद ही कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसे माइंडफुलनेस की एक तकनीक भी कहा जा सकता है, जहां हम अर्ज को सप्रेस नहीं करते, लेकिन उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। वो ये भी बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट को महसूस करना कोई बुरी चीज नहीं है। दरअसल यही वो स्थिति है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीख जाएं, उसे एक्सेप्ट करें, सप्रेस ना करें,
तो वही डिस्कम्फर्ट आपके लिए डायरेक्शन बन सकता है। यही डिस्कम्फर्ट आपको बताएगा कि आपको किस पर काम करना है, कहाँ मेहनत करनी है और कौन सा काम असली मायनों में इम्पोर्टेंट है। नीर एयल डोपामीन के रोल पर भी रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि डोपामीन केवल प्लेजर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर यानी कि सुख की आशा डोपामीन को ट्रिगर करती है। इसलिए जब आप किसी नए वीडियो का थंबनेल देखते हैं या कोई नोटिफिकेशन पॉप होता है तो डोपामीन स्पाइक होता है, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन यानी वीडियो देखने के दौरान डोपामीन लेवल कम होता है। मतलब हम उस एंटिसिपेशन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, न कि रियल एक्सपीरियंस की वजह से। अंत में नीर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन की समस्या बाहर की नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब तक हम इस सच को स्वीकार नहीं करते तब तक हम असली समाधान तक नहीं पहुंच सकते। इनर डिस्कम्फर्ट ही वो फ्यूल है जो हमारे सभी डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर्स को चलाता है। इसलिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट को समझना और उसका सामना करना सीखना पड़ेगा, तभी हम इंडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हैं। इस अध्याय का सार ये है, हम तब तक डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच सकते जब तक हम अपने अंदर के इमोशनल डिस्कम्फर्ट को पहचानना और मैनेज करना नहीं सीख जाते। डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ विल पावर से नहीं हराया जा सकता, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और इंटेंशनैलिटी की जरूरत होती है। नीर एयल यही सिखाते हैं कि फोकस सिर्फ प्लानिंग से नहीं आता, वो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आता है। चैप्टर 2 टाइम मैनेजमेंट इज पेन मैनेजमेंट। जब हम समय की कमी की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बस पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन नीर एयल इस अध्याय में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, समय की कमी एक भ्रम है। असली चुनौती समय को नहीं बल्कि अपने दर्द को मैनेज करना है। यही वजह है कि उन्होंने इस अध्याय का नाम रखा है टाइम मैनेजमेंट इज पेन मैनेजमेंट। एयल के मुताबिक समय प्रबंधन का मूल सवाल ये नहीं है कि हमें कब क्या करना है, असली सवाल ये है जब कुछ कठिन, असहज या थका देने वाला काम सामने आता है तो क्या हम उस डिस्कम्फर्ट को झेल पाते हैं या उससे बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं। जब हम कोई टालने वाला काम पोस्टपोन करते हैं तो असल में हम उस काम के साथ जुड़े तनाव या डर से भाग रहे होते हैं। यानी प्रोडक्टिविटी की जड़ें टाइम में नहीं, इमोशंस में छुपी होती है। यहाँ नीर एक महत्वपूर्ण मानसिक अवधारणा की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। यानी जब भी कोई चीज हमें किसी दिशा में मजबूर करती है, हमारा दिमाग उस पर प्रतिरोध करना शुरू कर देता है। अगर आप खुद को कहें कि मुझे ये करना ही है, तो मन तुरंत कहता है क्यों, मैं नहीं करना चाहता। ये एक इनबिल्ट रिस्पॉन्स है जो हमारे ऑटोनॉमी यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी की रक्षा करता है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने शेड्यूल में किसी काम को लिखते हैं और वो समय आता है तो आपको वो काम उबाऊ, मुश्किल या तनावपूर्ण लगता है, तो आपका दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की ओर भागता है ताकि उस पल का डिस्कम्फर्ट न झेलना पड़े। यही वजह है कि नीर कहते हैं कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत सेल्फ कंपैशन और इमोशनल मास्टरी से होती है, न कि किसी फैंसी प्रोडक्टिविटी ऐप या कैलेंडर से। एयल एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या आपका कैलेंडर आपकी वैल्यूज को दर्शाता है। वो कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने समय का उपयोग सिर्फ रिएक्शन में करते हैं, मतलब जो भी सामने आता है उसी पर प्रतिक्रिया देना, चाहे वो ईमेल हो, मैसेज हो या अचानक आ गई कोई मीटिंग। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर हम वाकई अपने समय को अपनी जिंदगी के कोर वैल्यूज के अनुरूप अलाइन करना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव बनना होगा। यानी पहले से तय करना होगा कि हमारे लिए क्या मीनिंगफुल है और फिर उसी के अनुसार दिन का हर ब्लॉक शेड्यूल करना होगा। इस प्रक्रिया को नीर कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। ये एक सरल लेकिन ताकतवर तरीका है जिसमें आप हर घंटे के लिए पहले से तय करते हैं कि आप क्या करेंगे, चाहे वो काम हो, आराम हो, रिश्तों के लिए समय हो या खुद के लिए। इस तरीके की खूबी यह है कि यह न सिर्फ आपको फोकस करने में मदद करता है बल्कि आपको गिल्ट फ्री डिस्ट्रैक्शन की भी अनुमति देता है, अगर वो डिस्ट्रैक्शन भी स्केड्यूल में शामिल हो। वो बताते हैं कि जब तक आप अपना समय खुद निर्धारित नहीं करते तब तक कोई और आपके लिए वो करेगा, आपका बॉस, आपके क्लाइंट्स, आपके दोस्त या फिर आपका फोन। इसलिए समय को अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार डिजाइन करना एक मानसिक अनुशासन है, और ये तभी संभव है जब आप ये स्वीकार कर लें कि हर काम, यहाँ तक कि मजेदार भी, एक समय के बाद दर्द पैदा करता है, बोर्डम, फैटिग, स्ट्रेस या सेल्फ डाउट। और इसी दर्द से भागने के लिए हम टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं। एयल न्यूरोसाइंस की बात करते हुए बताते हैं कि हमारे दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिवेट होती है जब हम फ्री होते हैं, और तब ये नेटवर्क अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इसलिए जब हम अपने समय को खाली छोड़ देते हैं तो वो खालीपन डिस्कम्फर्ट में बदल जाता है। यही वो जगह है जहां डिस्ट्रैक्शन अपनी जड़ें जमाता है। लेकिन अगर आप हर समय के ब्लॉक को पर्पसफुली किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी से भर दें तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी कम हो जाती है और आप ज्यादा सेंटर्ड, फोकस्ड और खुश रहते हैं।
एक और इंसाइट जो इस अध्याय में मिलता है वो है डिस्ट्रैक्शन सिर्फ काम के समय ही नहीं होती बल्कि फुर्सत के समय में भी होती है। एयल कहते हैं कि बहुत लोग फ्री टाइम को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने फुर्सत के समय को भी इंटेंशनली प्लान नहीं करते तो वो समय भी एमलेस स्क्रॉलिंग और माइंडलेस कंजम्पशन में चला जाएगा, जिससे आप अंत में गिल्ट और एंग्जाइटी महसूस करेंगे। इसलिए प्ले, रेस्ट और रिचार्ज भी उतना ही कॉन्शियसली प्लान किया जाना चाहिए जितना कि काम। फिर नीर एक दिलचस्प तरीका बताते हैं स्केड्यूल सिंसिंग, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी टीम या परिवार के साथ रहते हैं। इसमें हर हफ्ते आप अपने शेड्यूल को अपने पार्टनर, बच्चों या टीम के साथ ब्रीफली रिव्यू करते हैं ताकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो, प्रायोरिटीज टकराए नहीं और आपसी तालमेल बना रहे। ये प्रैक्टिस न सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को घटाती है बल्कि रिश्तों में भी पारदर्शिता और समझ को बढ़ाती है। अंत में एयल ये याद दिलाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैलेंडर भरने या टास्क लिस्ट खत्म करने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसे एक इमोशनल डिसिप्लिन की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी कला जिसमें आप अपने डिस्कम्फर्ट से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखते हैं। जब आप अपने भीतर के दर्द को एक्नॉलेज करते हैं तब आप उसे डिस्ट्रैक्ट किए बिना कॉन्शियसली हैंडल कर सकते हैं। यही तरीका है अपने समय का असली मालिक बनने का। इस अध्याय का सार यह है, समय प्रबंधन असल में दर्द प्रबंधन है। अगर आप अपने डिस्कम्फर्ट से भागना छोड़ दें तो आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं। टाइम बॉक्सिंग और इमोशनल अवेयरनेस मिलकर आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप ना सिर्फ फोकस्ड रह सकते हैं बल्कि संतुलित और इंटेंशनल जिंदगी भी जी सकते हैं। चैप्टर 3, डील विद डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम विद इन। डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह एक अंदर से पैदा होने वाली प्रतिक्रिया है और जब तक हम इसे अपनी चेतना से नहीं पहचानते तब तक हम इसके चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। नीर एयल इस अध्याय में बताते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी तकनीकें आ जाएं, कितने भी प्रोडक्टिविटी टूल्स हमारे पास हों, अगर हम अंदर से डिस्ट्रैक्शन से निपटना नहीं सीखते तो बाहर के सारे समाधान असफल रहेंगे। एयल सबसे पहले हमें ये समझाते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन की जड़ किसी न किसी इंटरनल ट्रिगर में होती है। ये ट्रिगर्स हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती हैं, जैसे कि बोर्डम, लोनलीनेस, अनसर्टेनिटी, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट या सेल्फ डाउट। और इन अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए ही हमारा दिमाग तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, जैसे कि सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियो या खाने तक। यहाँ वो एक मूलभूत प्रिंसिपल साझा करते हैं, ऑल बिहेवियर इज एन अटेम्प्ट टू एस्केप डिस्कम्फर्ट, यानी हमारी हर क्रिया चाहे वो फोकस्ड हो या डिस्टर्ब, डिस्कम्फर्ट से राहत पाने की कोशिश है। जब आप ईमेल चेक करते हैं, जब आपको इंस्टाग्राम पर रील देखने का अर्ज आता है या जब आप काम के बीच फोन उठा लेते हैं, वो सब डिस्कम्फर्ट से बचने के अनजाने प्रयास होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस भीतर से उठने वाले डिस्ट्रैक्शन को कैसे काबू करें। नीर इस समस्या से निपटने के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति 4 स्टेप मेथड बताते हैं जो मानसिक अनुशासन को बढ़ाता है और अवेयरनेस को शार्प करता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द इंटरनल ट्रिगर। सबसे पहला काम है अपने उस डिस्कम्फर्ट को पहचानना जो आपको भटका रहा है। जब भी आप खुद को किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर जाते हुए पाएं तो खुद से पूछिए, मैं अभी किस चीज से भागने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं थक गया हूं? क्या मैं खुद को पर्याप्त नहीं मान रहा? क्या मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है? ये सवाल डिस्कम्फर्ट को चेहरे पर लाता है, जिससे आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। और जब आप किसी चीज को कॉन्शियस लेवल पर पहचान लेते हैं तब आप उस पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। स्टेप 2, नोट द डिस्कम्फर्ट। दूसरा कदम है उस अर्ज या डिस्कम्फर्ट को बस ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। नेर यहाँ पर अर्ज सर्फिंग की तकनीक सुझाते हैं जो माइंडफुलनेस से प्रेरित है। जब भी आपके अंदर से कोई अर्ज उठे, जैसे चलो जरा व्हाट्सएप देख लूं, तो आप उस अर्ज को महसूस कीजिए, लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड मत कीजिए। उसकी लहर को सर्व कीजिए, ठीक वैसे जैसे एक सर्फर समुद्र की लहर को संतुलन से झेलता है। खुद से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन 10 मिनट बाद। इस डिले से आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे आपकी सेल्फ कंट्रोल बढ़ती है। स्टेप 3, राइट इट डाउन। नीर स्टेप को और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन का अर्ज महसूस करें तो तुरंत उस समय भावना और परिस्थिति को एक नोटबुक में लिखिए। ये हैबिट आपके दिमाग को पैटर्न देखने में मदद करती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप दिन के कौन से समय में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और किन परिस्थितियों में, थकान में, चिंता में, अकेलेपन में या काम की ओवरलोड में। जब ये पैटर्न स्पष्ट हो जाते हैं तो आप प्रोएक्टिव होकर अपने दिन को उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन के मौके ही ना बने। स्टेप 4, बी काइंड टू योरसेल्फ। बहुत से लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार होने के बाद खुद को दोषी मानने लगते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि सेल्फ ब्लेम केवल और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को जन्म देता है। स्टडीज दिखाते हैं कि जो लोग सेल्फ कंपैशन दिखाते हैं
यानी गलती को इंसानी प्रक्रिया मानकर खुद से दयालुता से पेश आते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अधिक सेल्फ कंट्रोल विकसित करते हैं। जब आप खुद से कह सकते हैं ठीक है मैं फिर भटक गया लेकिन अगली बार मैं बेहतर कर सकता हूं, तो आप गिल्ट की बजाय ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद यह नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं और कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि इसका उद्देश्य है आपके अंदर की अवेयरनेस को इतना मजबूत करना कि जब भी आप किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर जाएं तो आप जान सकें कि क्यों जा रहे हैं और क्या वो चॉइस इंटेंशनल है या इम्पल्सिव। याल इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। वो कहते हैं कि कोई भी काम, चाहे वो नेटफ्लिक्स देखना हो या गेम खेलना, अगर वो आपने कॉन्शियसली इंटेंशन के साथ अपने शेड्यूल में किया है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि ट्रैक्शन है। लेकिन वही काम अगर किसी और जरूरी टास्क के बीच में किया जाए बिना सोच समझ के तो वो डिस्ट्रैक्शन है। यानी फर्क केवल बिहेवियर में नहीं बल्कि इंटेंशन में होता है। इस सोच का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फन या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को छोड़ दें, बल्कि जरूरी ये है कि आप उन्हें प्लान करके अवेयरनेस के साथ करें। अगर आप कॉन्शियसली कहते हैं कि मैं शाम को 7 से 8 के बीच सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नेटफ्लिक्स देखूंगा, तो वो आपका चॉइस है, वो आपका ट्रैक्शन है, ना कि डिस्ट्रैक्शन। इस सब का सार यही है कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से निपटने का तरीका केवल विल पावर नहीं है बल्कि अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और इंटेंशनैलिटी है। आप हर अर्ज के साथ लड़े नहीं बल्कि उसे महसूस करें, समझें और उसकी वेव पर संतुलन के साथ सवार हो जाएं। धीरे धीरे यही अवेयरनेस आपकी शील्ड बनती है जो आपको हर पल डिस्ट्रैक्शन की गिरफ्त से बाहर निकलने की ताकत देती है। नीर एयल का यह अध्याय सिखाता है कि अगर आप अपनी अटेंशन के मालिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करना होगा। अपनी भावनाओं को पहचानिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उस डिस्कम्फर्ट को एक शिक्षक की तरह देखिए जो आपको बताता है कि आपकी ग्रोथ कहाँ छुपी है। डिस्कम्फर्ट से राहत पाने की कोशिश है। जब आप ईमेल चेक करते हैं, जब आपको इंस्टाग्राम पर रील देखने का अर्ज आता है या जब आप काम के बीच फोन उठा लेते हैं, वो सब डिस्कम्फर्ट से बचने के अनजाने प्रयास होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस भीतर से उठने वाले डिस्ट्रैक्शन को कैसे काबू करें। नीर इस समस्या से निपटने के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति 4 स्टेप मेथड बताते हैं जो मानसिक अनुशासन को बढ़ाता है और अवेयरनेस को शार्प करता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द इंटरनल ट्रिगर। सबसे पहला काम है अपने उस डिस्कम्फर्ट को पहचानना जो आपको भटका रहा है। जब भी आप खुद को किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर जाते हुए पाएं तो खुद से पूछिए, मैं अभी किस चीज से भागने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं थक गया हूँ? क्या मैं खुद को पर्याप्त नहीं मान रहा? क्या मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है? ये सवाल डिस्कम्फर्ट को चेहरे पर लाता है जिससे आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। और जब आप किसी चीज को कॉन्शियस लेवल पर पहचान लेते हैं तब आप उस पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। स्टेप 2, नोट द डिस्कम्फर्ट, जो हमें यह बताती है कि हम कौन बनना चाहते हैं, यानी वैल्यूज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन यू वांट टू बी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक केयरिंग पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपके दिन के स्केड्यूल में अपने बच्चों के साथ इंटेंशनल समय बिताना आपके वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप एक फोकस्ड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो डीप वर्क के लिए समय ब्लॉक करना उस वैल्यू की अभिव्यक्ति होगी। यहाँ याल एक बहुत सीधा लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइम बॉक्सिंग। इस टूल का उद्देश्य है कि आप अपने दिन के हर घंटे को अपने वैल्यूज के अनुसार स्ट्रक्चर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मिनट भर दें, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपका समय खुद से पूछे जाए, इस सवाल का जवाब बने, मैं कौन बनना चाहता हूँ और क्या मेरा स्केड्यूल उस दिशा में मुझे ले जा रहा है। वो इस टूल को 3 मुख्य डोमेन्स में डिवाइड करने का सुझाव देते हैं। 1, यू, सेल्फ केयर एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें वो सभी चीजें आती हैं जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को पोषण देती हैं, जैसे स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लर्निंग, हॉबीज, रिलैक्सेशन। 2, रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड सोशल लाइफ। इसमें इंटेंशनल टाइम शामिल होता है जो आप अपने लाइफ पार्टनर्स, बच्चों, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी रूप से बिताते हैं। नायरे से बहुत जरूरी मानते हैं क्योंकि अनप्लान्ड पर्सनल टाइम अक्सर सैक्रिफाइस्ड हो जाता है। 3, वर्क, करियर एंड आउटपुट। इसमें न सिर्फ मीटिंग्स और डेडलाइंस बल्कि डीप वर्क, प्लानिंग, लर्निंग और ग्रोथ एक्टिविटीज शामिल है जो आपके प्रोफेशनल पर्पस को एडवांस करती हैं। नीर का कहना है कि अगर इन तीनों क्षेत्रों के लिए आपके कैलेंडर में समर्पित ब्लॉक्स नहीं है तो कोई और आपकी प्रायोरिटीज को डिफाइन कर देगा, आपका बॉस, आपका फोन या फिर आपकी इंपल्सिव आदतें। इसलिए जरूरी है कि हर हफ्ते आप इंटेंशनल तरीके से अपने समय को अपनी वैल्यूज के मुताबिक स्केड्यूल करें। फिर वो हमें सिखाते हैं कि कैलेंडर को भरना कोई रिजिड टास्क नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी रिएक्टिवनेस से नहीं बल्कि अवेयरनेस से आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने खुद से वादा किया है कि आप दोपहर 3 से 4 बजे तक
एक किताब पढ़ेंगे, लेकिन अचानक कोई काम बीच में आ जाए तो आपको गिल्ट नहीं बल्कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने चॉइस लिया है, एस्केप नहीं किया। एयाल एक कॉन्सेप्ट को और गहराई से उजागर करते हैं, द मिथ ऑफ द टू डू लिस्ट। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल टू डू लिस्ट अक्सर हमें बिजी रखते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं देते। वो हमें रिएक्टिव मोड में डाल देती हैं, जहां हम सबसे आसान टास्क पहले करते हैं ताकि कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन असली जरूरी और चैलेंजिंग काम हमेशा टलते रहते हैं। उनका मानना है कि टू डू लिस्ट्स अगर टाइम बाउंड नहीं होती तो वो केवल तनाव और गिल्ट का कारण बनती हैं। इसलिए नीर सलाह देते हैं कि जो भी टास्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे सिर्फ लिस्ट में ना डालें, बल्कि कैलेंडर में एक समय ब्लॉक देकर उसे जगह दें। ये एक्शन से जुड़ा डिसिप्लिन है जो आपकी जिंदगी को रैंडमली फ्लो करने से रोकता है और उसे कॉन्शियसली गाइड करता है। वो एक और कॉमन ट्रैप की बात करते हैं, आई जस्ट चेक वाली सोच, यानी बस 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप देख लो, बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लो। ये सब माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस है जो आपकी अटेंशन को फ्रैगमेंट कर देते हैं। एएल बताते हैं कि टाइम बॉक्सिंग में इसका इलाज है, आप डिस्ट्रैक्शन को स्केड्यूल कर सकते हैं। यानी अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है तो दिन में एक तय समय बनाइए जिसमें आप ओपन हार्टेडली उसे एंजॉय कर सकें, गिल्ट फ्री और इंटेंशनल तरीके से। ऐसा करने से वो चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं रह जाती बल्कि ट्रैक्शन बन जाती है। एक दिलचस्प विचार जो इस अध्याय में आता है वो है, इफ यू डोंट प्लान योर टाइम समवन एल्स विल। यह वाक्य आज की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपका कैलेंडर खाली है तो आपका दिमाग सबसे तेज डोपामाइन सोर्स की तरफ भागेगा, और वो सोर्स आमतौर पर वही होगा जो किसी और ने डिजाइन किया है, जैसे सोशल मीडिया एप्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स या विज्ञापन प्रेरित कंटेंट। नीर अंत में इस अध्याय को एक पावरफुल अभ्यास से समाप्त करते हैं, वीकली स्केड्यूल रिव्यू। उनका कहना है कि हर हफ्ते एक बार आप अपने पिछले सप्ताह का कैलेंडर देखें और खुद से पूछें, क्या मैंने अपना समय अपनी वैल्यूज के अनुसार बिताया? क्या मैं जिस इंसान को बनना चाहता हूँ उस दिशा में बढ़ा? क्या मेरा स्केड्यूल उस उद्देश्य को रिफ्लेक्ट करता है जो मेरे लिए मायने रखता है? इस प्रकार की ईमानदार समीक्षा से आप हर हफ्ते थोड़ा बेहतर बनते हैं, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा अवेयर होते हैं और एक इंटेंशनल जीवन बढ़ते हैं, जहां आपका समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि अर्थपूर्ण रूप से व्यतीत होता है। इस अध्याय का सार यह है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इंटेंशनल, पर्पस ड्रिवन और फोकस्ड हो तो आपको अपने समय को अपने मूल्यों के अनुरूप ढालना होगा। टाइम बॉक्सिंग और वैल्यू अलाइंड शेड्यूलिंग वो टूल्स हैं जो आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि संतुलित और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 5, कंट्रोल द इनपुट्स, नॉट द आउटकम्स। क्या आपने कभी अपने दिन के अंत में यह महसूस किया है कि आपने बहुत मेहनत की फिर भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, या आपने किसी काम के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया लेकिन नतीजे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? नेड एयल इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करते हैं, फोकस ऑन इनपुट्स नॉट आउटकम्स। यानी अगर आप वाकई इंडिस्ट्रैक्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर ध्यान देना होगा और परिणामों को वहीं छोड़ देना होगा जहां वो है, अनिश्चित और कभी कभी आपके हाथों से बाहर। नीर शुरुआत में बताते हैं कि हमारी शिक्षा, समाज और कार्य संस्कृति ने हमें हमेशा आउटकम ओरिएंटेड बना दिया है। हमें सिखाया गया है कि काम का मतलब है परिणाम, और अगर परिणाम नहीं मिला तो मेहनत व्यर्थ। लेकिन यही सोच हमें चिंता, असंतोष और लगातार डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेलती है, क्योंकि जब हम किसी काम में लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे इससे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, तो दिमाग में अनजाना डर, कंपैरिजन, प्रेशर और चिंता जन्मती है, और यही भावना हमें उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस में धकेलती है। नीर समझाते हैं कि वास्तव में सबसे सफल और फोकस्ड लोग वे होते हैं जो आउटकम की चिंता नहीं करते बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। उनकी मानसिकता ये होती है कि मैं अपने निर्धारित समय में जो करना है वो पूरी निष्ठा से करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसे ही नेर कहते हैं इनपुट फोकस्ड माइंडसेट। वो टाइम बॉक्सिंग की फिलॉसफी को और गहराई से जोड़ते हैं। जब आप अपने कैलेंडर में दोपहर 3 से 4 बजे तक राइटिंग ब्लॉक करते हैं तो आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उस समय के भीतर एक परफेक्ट आर्टिकल लिखकर कंप्लीट कर लें, बल्कि आपका लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि उस 1 घंटे तक आप डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से राइटिंग प्रोसेस में इंगेज रहें। अगर आप उस घंटे में केवल सोचते रहे, कुछ लाइन्स ही लिख पाए, तब भी आपने इनपुट पूरा किया और यही विक्ट्री है। नीर इसे एक पावरफुल एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। एक लेखक जिसने खुद को रोज 2 घंटे लिखने के लिए बैठने का वादा किया, उसका गोल यह नहीं था कि रोज 1000 शब्द लिखे जाएं, बल्कि उसका गोल था उस समय में डिस्ट्रैक्शन फ्री लिखना। कुछ दिन आउटपुट ज्यादा होता, कुछ दिन कम, लेकिन वह कंसिस्टेंट था और अंत में उसने एक बेस्ट सेलर किताब लिख दी। यानी सफलता उस इनपुट कमिटमेंट का फल थी, न कि आउटपुट की चिंता का। नीर यह भी बताते हैं कि आउटकम की चिंता आपको कंपैरिजन ट्रैप में भी फंसा देती है।
आप दूसरों के रिजल्ट से अपने एफर्ट्स की तुलना करते हैं। उसने कम समय में ज्यादा किया, उसका वीडियो वायरल हो गया, मेरा नहीं हुआ। और फिर ये मानसिक कंपैरिजन आपकी फोकस और क्रिएटिविटी को तोड़ देती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है अपने इनपुट को सेक्रेड मानना और उसे इतना कंसिस्टेंट बनाना कि आउटकम अपने आप आ जाए। वो हमें याद दिलाते हैं कि आउटकम पर जोर देने से हम परफेक्शनिज्म की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो शायद उसे शुरू ही ना करें। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से कहीं बेहतर है। वो बस तय करता है कि मैं अगले 45 मिनट इस काम को दूंगा, चाहे जो भी आउटपुट निकले। ने इस मानसिकता को सिर्फ काम तक सीमित नहीं रखते, वो इसे पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स तक भी बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए 1 घंटा शेड्यूल किया। उस घंटे में आप फोन्स दूर रखते हैं, अटेंशन सिर्फ उस इंटरेक्शन पर होती है। हो सकता है उस इंटरेक्शन से कोई डीप मोमेंट ना निकले, कोई बड़ा लर्निंग ना हो, लेकिन आपने इनपुट दिया और वो आपकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। और यही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, बॉन्डिंग और मेमोरीज का फाउंडेशन बनता है। इस अध्याय में एलाल एक छोटी लेकिन असरदार तकनीक भी सुझाते हैं। स्केड्यूल द इनपुट, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। आप बस इतना तय करें कि आप कब, क्या और कितनी देर तक काम करेंगे, और फिर आउटकम की चिंता छोड़े दें। ये आपको एंजाइटी से मुक्त करता है और काम के दौरान प्रेजेंस और इमर्शन की स्थिति में ले आता है, जिसे हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। वो एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं, अगर हम आउटकम से डिटैच हो जाएं तो क्या हम एम्बिशियस नहीं रहेंगे? इसका उत्तर है नहीं। एम्बिशन और डिटैचमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एम्बिशन आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको शांत और स्थिर बनाता है। आप हाई एम्स रख सकते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या उन एम्स की चिंता में खोकर नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन के जरिए हासिल करेंगे। इस पूरे अध्याय की जड़ में एक सुंदर विचार छुपा है। यू कैंट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू इन्वेस्ट योर अटेंशन। और यही अटेंशन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे बचाने, संरक्षित करने और संकल्प के साथ लड़ाने की जरूरत है। एयाल हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम अपने अटेंशन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम ये समझें कि सक्सेस केवल आउटकम नहीं है, बल्कि उस फोकस्ड प्रयास का नाम है जो आप हर दिन कंसिस्टेंट रूप से करते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को उस जगह पर लगाइए जो आपके हाथ में है, यानी इनपुट। इस अध्याय का सार यही है, यदि आप इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना चाहते हैं तो परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करना सीखिए। अपने समय को इस तरह डिजाइन कीजिए कि आप हर दिन अपने निर्धारित इनपुट पर ध्यान दें और फिर आउटकम को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए। चैप्टर 6, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। जब हम अपने जीवन में इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने की बात करते हैं तो ज्यादातर बार हमारा ध्यान काम पर केंद्रित होता है, प्रोजेक्ट्स, टास्क्स, डेडलाइंस। लेकिन नीर एयाल हमें इस अध्याय में याद दिलाते हैं कि इनडिस्ट्रैक्टेबिलिटी केवल प्रोफेशनल फोकस तक सीमित नहीं है। ये हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिश्तों और सबसे जरूरी हमारे अपनों के साथ बिताए समय में भी उतनी ही जरूरी है। स्केड्यूल इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स एक ऐसा अध्याय है जो हमें रिश्तों को केवल स्पॉन्टेनियस चीज नहीं, बल्कि कॉन्शियस एफर्ट की तरह देखने के लिए कहता है। प्यार, दोस्ती, परिवार, ये सब केवल इमोशन से नहीं टिकते, ये टिकते हैं अटेंशन और इंटेंशनल समय से। नियर यह अध्याय एक बड़ी सच्चाई के साथ शुरू करते हैं। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपनों के साथ समय बिताने के लिए इंटेंशन से समय निकालना पड़ता है, वरना वो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने एक पावरफुल कोट साझा की, इफ यू डोंट प्लान योर टाइम समवन एल्स विल। और ये बात सिर्फ आपके काम पर नहीं, आपके परिवार और निजी जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप अपने स्पाउस, बच्चों, दोस्तों या माता पिता के लिए समय कॉन्शियसली स्केड्यूल नहीं करते तो आपके नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल फीड्स, मीटिंग्स या थकान उस खाली समय को हड़प लेंगे, यानी काम गलती की ओर ध्यान दिलाते हैं। हम मानते हैं कि क्वालिटी टाइम नेचुरल आना चाहिए, जैसे जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, वीकेंड पर कहीं घूम लेंगे, कभी बैठकर साथ फिल्म देखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने वो समय कैलेंडर में सुरक्षित नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंसीज उसे निगल जाएंगी। इसलिए वो कहते हैं, AIF इट्स इम्पोर्टेंट, इट गोज इन द कैलेंडर। प्यार, रिश्ता, कनेक्शन सबको स्केड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि यही जिम्मेदारी है। निर बताते हैं कि समय की कमी नहीं है, बल्कि प्लानिंग की कमी है। हम अपने परिवार या पार्टनर से प्यार तो करते हैं, लेकिन जब हमारा दिन प्लानिंग के बिना शुरू होता है तो अंत तक थकान, काम और डिजिटल नॉइज हमारी सारी एनर्जी खत्म कर चुकी होती है। और इस एग्जॉस्शन के कारण हम उस इंसान को भी इग्नोर कर देते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है। इस अध्याय में बेहद प्रैक्टिकल और प्रभावशाली तरीका सुझाया गया है। शेड्यूल ए वीकली कैलेंडर सिंक विद योर पार्टनर।
इसमें आप और आपका पार्टनर हफ्ते में एक बार एक शांत वातावरण में बैठकर ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, कौन से समय बिजी है और किस समय एक दूसरे के लिए अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन दिया जा सकता है। ये स्मॉल प्लानिंग सेशन रिश्तों में पारदर्शिता लाता है, फ्रिक्शन को कम करता है और विश्वास को मजबूत करता है। एयाल एक एग्जाम्पल देते हैं, एक जोड़े का जिसने ये प्रैक्टिस अपनाई। वो दोनों रविवार शाम को बैठते थे 15 मिनट के लिए और अपने सप्ताह की प्लानिंग करते थे। पति को पता होता कि बुधवार शाम को पत्नी का योगा क्लास है, पत्नी जानती कि शुक्रवार को पति को देर तक काम करना है, और दोनों यह भी तय करते थे कि शनिवार की दोपहर वो एक साथ मूवी नाइट रखेंगे। ये सिर्फ स्केड्यूलिंग नहीं था, यह एक सटल मैसेज था, यू मैटर इनफ टू बी प्लान्ड फॉर। न्याय बताते हैं कि यही रणनीति दोस्तों और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी अपनाई जा सकती है। क्या आपने कभी किसी अच्छे दोस्त से महीनों बात नहीं की सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बिजी थे? यही बिजी ट्रैप रिश्तों को फीका कर देता है। इसका उपाय है मंथली या बाई वीकली चेक इन्स को स्केड्यूल करना, कोई फोन कॉल, कॉफी प्लान या सिर्फ एक शेयर्ड लंच, लेकिन वो कैलेंडर में लिखा हो ताकि वो इंटेंशन बन सके। रिश्तों को स्पॉन्टेनिटी के भरोसे छोड़ना आज की वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में उन्हें कमजोर करने जैसा है। वो ये भी समझाते हैं कि चिल्ड्रन के साथ रिलेशनशिप को भी स्केड्यूल करना जरूरी है। नेर बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ हर हफ्ते एक डैडी डॉटर नाइट स्केड्यूल किया। यह समय सीक्रेट होता था, कोई फोन, कोई काम, कोई ध्यान भटकाने वाला एलिमेंट नहीं, बस प्रेजेंस। बच्चे वो नहीं याद रखते कि आपने उनके लिए क्या खरीदा, बल्कि वो याद रखते हैं कि आपने उनके साथ वक्त कितना और किस क्वालिटी का बिताया। एयाल इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्केड्यूल्ड रिलेशनशिप टाइम हमेशा ग्रैंड या एक्साइटिंग नहीं होना चाहिए। नेटफ्लिक्स साथ देखना, टहलने जाना, साथ खाना बनाना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स कंसिस्टेंसी से बने रहते हैं और यहीं से गहरा जुड़ाव जन्म लेता है। जब ये समय तय होता है तो हम उसे सीरियसनेस से लेते हैं, जैसे हम मीटिंग्स या डेडलाइंस को लेते हैं। नैन हमें यह भी चेताते हैं कि बिना स्केड्यूल किए हुए रिश्ते एक दिन औपचारिक बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो साथ ही रहते हैं या हर रोज तो बात होती है, लेकिन अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच का फर्क ये तय करता है कि क्या वो इंटरैक्शन मीनिंगफुल है या बस मैकेनिकल। इसलिए जब हम कॉन्शियसली समय निर्धारित करते हैं तो हम उस व्यक्ति को यह संकेत देते हैं कि यू आर नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ माई रूटीन, यू आर अ प्रायोरिटी। इस अध्याय में एक सुंदर लेकिन गहरी बात कही गई है, ट्रैक्शन इन रिलेशनशिप्स इज अबाउट इंटेंशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते गहरे हों, टिकाऊ हों, तो हमें उनमें समय और ऊर्जा को उसी सीरियसनेस से देना होगा जैसे हम अपने गोल्स को देते हैं। अंत में नील कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फ्री रिलेशनशिप्स वही हैं जो लंबे समय तक सर्वाइव करती हैं, चाहे वो शादी हो, दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ता। अगर हमने उसमें इंटेंशनल अटेंशन नहीं दिया तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस उसे धीमे धीमे खा जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस अटेंशन को स्केड्यूल कर दिया तो वो रिलेशन एक मजबूत और स्थायी बंधन में बदल सकता है। चैप्टर 7 सिंक विद स्टेक होल्डर्स एट वर्क एक प्रभावशाली और इंडिस्ट्रैक्टेबल प्रोफेशनल बनने का मतलब सिर्फ अपने काम में गहराई से ध्यान लगाना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि आप अपने आसपास के लोगों, विशेष रूप से सहकर्मियों, बॉस और टीम के साथ तालमेल कैसे बनाते हैं। नीर एयाल इस अध्याय में यह उजागर करते हैं कि वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण असामंजस्य है, यानी स्टेक होल्डर्स के बीच एक्सपेक्टेशंस का स्पष्ट न होना। जब आप और आपके आसपास के लोग ये नहीं जानते कि क्या जरूरी है, किसका प्रायोरिटी क्या है और किन बाउंड्रीज का सम्मान किया जाना चाहिए, तब कंफ्यूजन पैदा होता है और वही कंफ्यूजन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। नीर एक अहम बात पर जोर देते हैं, if you don't plan your time, someone else will। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले से अपने समय की योजना नहीं बनाई तो दूसरे लोग मीटिंग्स, ईमेल्स, मैसेजेस और रैंडम टास्क्स के जरिए आपके समय पर कब्जा कर लेंगे। यही कारण है कि स्टेक होल्डर सिंक्रोनाइजेशन एक कोर स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसका मकसद सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस को ओपनली और फ्रीक्वेंटली कैलिब्रेट करना है। इस चैप्टर में नेर एक बहुत ही व्यावहारिक टूल पेश करते हैं जिसे वह कहते हैं स्केड्यूल सिंक। ये एक वीकली या बाई वीकली मीटिंग होती है जो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच होती है और इसमें 3 मुख्य डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं। 1, व्हाट यू डिड लास्ट वीक, ताकि आपके काम का ट्रैक सामने वाले के पास हो। 2, व्हाट यू प्लान टू डू दिस वीक, जिससे आपके प्रायोरिटी और फोकस का पता चले। 3, व्हाट माइट गेट इन योर वे, यानी डिस्ट्रैक्शंस या ब्लॉकर्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी में बाधा डाल सकते हैं। जब एक कर्मचारी अपने मैनेजर से यह ओपनली डिस्कस करता है कि कौन से काम ट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं और कौन से डिस्ट्रैक्शंस की तरह काम करते हैं, तो मैनेजर को भी एक क्लैरिटी मिलती है कि वो एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और इससे 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी और ट्रस्ट मिलता है और मैनेजर को विजिबिलिटी मिलती है कि काम कैसे चल रहा है। नेर यहाँ एक बहुत अहम बिंदु जोड़ते हैं,
लोग अक्सर माइक्रो मैनेज्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके लीडर को यह समझ नहीं आता कि उन्हें कितना कंट्रोल देना है और कितना छोड़ना है। अगर आप प्रोएक्टिव होकर अपने काम और प्रायोरिटीज के बारे में कम्युनिकेट करते हैं तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और वही ट्रस्ट आपको कंट्रोल देता है। यही सिंक्रोनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है। स्टेक होल्डर सिंक का एक और फायदा यह है कि यह आपकी प्लानिंग में गैप्स को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हफ्ते भर की प्लानिंग करते हुए यह बताते हैं कि आपके पास डीप वर्क के लिए कितनी ब्लॉक्स हैं और मैनेजर आपसे कहता है कि उसे और 4 मीटिंग चाहिए, तो वहीं पर आपको नेगोशिएट करने का मौका मिलता है। आप कह सकते हैं, अगर मैं ये 4 मीटिंग अटेंड करता हूं तो मेरा डीप वर्क टाइम कम हो जाएगा और इससे प्रोजेक्ट की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। इस बातचीत से आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करते बल्कि अपनी बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नियर ये भी बताते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ वर्टिकल एम्प्लॉय मैनेजर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल यानी पीयर टू पीयर लेवल पर भी जरूरी है। जब आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स में काम करते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ओपनली कम्युनिकेट करें कि आप कब अवेलेबल हैं और कब डीप वर्क में हैं। ऐसा करने के लिए आप शेयर्ड कैलेंडर्स, स्टेटस मैसेजेस और साइलेंट पीरियड्स का उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक गहरा बिहेवियरल इंसाइट यह भी है कि जब लोग आपके स्केड्यूल को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो आपके इंटरप्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और इसका साइकोलॉजी यह है कि लोग बाउंड्रीज को तभी क्रॉस करते हैं जब उन्हें बाउंड्रीज का पता ना हो। जब आप उन्हें दिखाते हैं कि आपने अपना डीप वर्क कब प्लान किया है और कौन से समय कोलैबोरेटिव टास्क्स के लिए है, तो आप दूसरों को यह सिग्नल देते हैं कि आप अपने काम को सीरियस लेते हैं और इससे दूसरों का बिहेवियर भी बदलेगा। नियर यहाँ एक एनेक्डोट भी साझा करते हैं, एक ऐसी कंपनी का जहां हर एम्प्लॉय को एनकरेज किया गया था कि वे अपना वीकली कैलेंडर अपने मैनेजर से सिंक करें और उसमें सिर्फ मीटिंग्स नहीं बल्कि डीप वर्क टाइम, ईमेल चेक इन टाइम और यहाँ तक कि लंच ब्रेक्स को भी क्लियरली मार्क करें। इससे कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन दोनों में सुधार हुआ क्योंकि हर किसी को यह समझ आ गया कि कौन सा समय किस एक्टिविटी के लिए रिजर्व्ड है और कब इंटरप्शन वाजिब है। ये चैप्टर रीडर्स को यह भी सिखाता है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना नहीं है, यह दूसरों की बात सुनने और समझने का भी अभ्यास है। अगर कोई स्टेक होल्डर किसी कार्य को अर्जेंट मानता है तो आपको यह समझना होगा कि उनके अर्जेंसी की जड़ क्या है। क्या वो किसी डिलीवरेबल के दबाव में है? क्या उन्होंने आपसे कुछ और एक्सपेक्ट किया था जो कम्युनिकेट नहीं हुआ? जब आप उनकी पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं तब आप फ्रिक्शन की जगह ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। नीर अंत में यह कहते हैं कि एक सिंक्रोनाइज्ड वर्क प्लेस न सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचाता है बल्कि यह क्रिएटिविटी और फ्लो को बढ़ावा देता है। जब लोग अलाइंड होते हैं, जब प्रायोरिटीज शेयर होती हैं और जब सबको यह मालूम होता है कि किसे किस वक्त डिस्टर्ब करना है और कब नहीं, तो एक तरह की वर्किंग हार्मनी बनती है। और यही हार्मनी वो फर्टाइल ग्राउंड है जहां से डीप वर्क की असली शक्ति पैदा होती है। इस चैप्टर का सार यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डीप वर्क को सम्मान मिले तो पहले आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना होगा, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी प्रायोरिटीज और उनकी कंस्ट्रेंट्स को समझकर। जब आप ये करते हैं तब आप सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने की दिशा में ले जाते हैं। चैप्टर 8 डिफीट डिस्ट्रैक्शन एट वर्क। काम की जगह पर डिस्ट्रैक्शन को हराना एक असंभव युद्ध नहीं है, बशर्ते हम समझें कि ये डिस्ट्रैक्शंस आते कहां से हैं और क्यों आते हैं। नीर एयल इस अध्याय में वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शंस के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल कारणों को उजागर करते हैं और यह बताते हैं कि हम इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले नायर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन वास्तव में क्या है। अक्सर हम मान लेते हैं कि कोई नोटिफिकेशन, अचानक आया ईमेल या रैंडम मीटिंग ही डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस हमारे अपने माइंड से शुरू होते हैं और बाहरी ट्रिगर्स उन्हें सिर्फ एम्पलीफाई करते हैं। नीर हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर के 2 संभावित आउटकम होते हैं, या तो वह हमें ट्रैक्शन की ओर ले जाता है यानी किसी मीनिंगफुल गोल की दिशा में, या वह हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेलता है। और यही डिस्टिंक्शन हमें हर वर्क प्लेस इंटरप्शन के लिए कॉन्शियसली करना होगा। यह अवेयरनेस पैदा करने का पहला कदम है। हर बार जब कोई इंटरप्शन हो, खुद से पूछिए, इज दिस हेल्पिंग मी गेट क्लोजर टू व्हाट आई इंटेंडेड टू डू और पुलिंग मी अवे? अब इस चेतना के साथ नैर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पेश करते हैं जो वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस को हैक बैक करने में मदद करती है। सबसे पहले वे बात करते हैं ईमेल डिस्ट्रैक्शंस की। नीर बताते हैं कि ईमेल इनबॉक्स एक ऐसा ब्लैक होल है जो आपकी पूरी एनर्जी और फोकस को निगल सकता है अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया। उनका सुझाव है कि हम इनबॉक्स को चेक करने का एक निर्धारित टाइम स्लॉट रखें, जैसे दिन में 2 बार, एक सुबह के काम की शुरुआत में और दूसरा दोपहर या शाम में। साथ ही वे एक कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे कहते हैं ईमेल प्रोसेसिंग नॉट चेकिंग।
इसका मतलब है कि जब आप ईमेल खोलें तो उसे सिर्फ स्कैन न करें, बल्कि निर्णय लें, डिलीट करें, आर्काइव करें या एक्शन लें। इससे आप हर ईमेल को एक बार में हैंडल करते हैं और रीविजिटिंग टाइम बचता है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स जैसे स्लैक, टीम्स आदि। ये टूल्स कोलैबोरेशन के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि अनकंट्रोल छोड़ दिए जाएं तो ये प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेर सलाह देते हैं कि इन टूल्स के नोटिफिकेशंस को म्यूट करें या स्केड्यूल करें, ताकि आप सिर्फ उन्हीं घंटों में अवेलेबल हों जब आपने कॉन्शियसली कोलैबोरेशन टाइम एलोकेट किया हो। एक कॉन्सेप्ट ऑफिस आवर्स फॉर मैसेजिंग नेर सुझाते हैं, जिसमें आप अपने स्टेटस को क्लियरली सेट करते हैं कि आप कब डीप वर्क में हैं और कब आप क्वेश्चंस या चैट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद नेर बात करते हैं ओपन ऑफिस स्पेसेस की, जहां किसी के भी उठकर कुछ पूछ लेने की कल्चर ने डीप वर्क को लगभग असंभव बना दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए नीर एक मजेदार लेकिन प्रभावी सॉल्यूशन देते हैं, जिसे कहते हैं स्क्रीन साइन। एक साधारण कार्ड या विजुअल संकेत जिसे आप अपने लैपटॉप या डेस्क पर रख सकते हैं और जिसमें लिखा हो फोकसिंग, प्लीज कम बैक लेटर। ये सटल तरीके से कॉलीग्स को यह संकेत देता है कि आप अभी इंटरप्शन नहीं चाह रहे। कई कंपनियों ने सिंपल हैक को कल्चर का हिस्सा बना लिया है और इससे एम्प्लॉइज की अनइंटरप्टेड वर्क ब्लॉक्स में नोटेबल इंप्रूवमेंट आया है। नेर फिर एक बहुत गंभीर विषय उठाते हैं, यूजलेस मीटिंग्स। वे कहते हैं कि मीटिंग अक्सर डिस्ट्रैक्शन डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी होती है। आप महसूस करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका डीप वर्क टुकड़ों में बंट रहा होता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि हर मीटिंग को एक्सेप्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या इस मीटिंग का क्लियर एजेंडा है? क्या इसमें मेरी जरूरी भूमिका है? क्या इसे ईमेल में रिजॉल्व किया जा सकता है? और अगर नहीं तो या तो मीटिंग डिक्लाइन करें या ऑर्गेनाइजर से ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करें। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिहेवियरल इंसाइट यह भी है कि कई बार हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के बजाय उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि वे डिस्कम्फर्ट से छुटकारा देती है। जब कोई टास्क कठिन होता है तो ईमेल चेक करना या किसी से बात कर लेना एक साइकोलॉजिकल एस्केप बन जाता है। नीर कहते हैं कि यदि आप इन इनर ट्रिगर्स को मैनेज करना सीखें तो आप इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके लिए वह सुझाव देते हैं कि आप अपनी अटेंशन को नोटिस एंड नेम करें। जब भी ध्यान भटके उसे पकड़ें और नाम दें। ओह, आई एम फीलिंग एंग्शियस अबाउट दिस डेडलाइन एंड ट्राइंग टू एस्केप थ्रू ईमेल। इस अभ्यास से आप अवेयरनेस के साथ डिस्ट्रैक्शन को पकड़ सकते हैं और वापस अपने काम पर लौट सकते हैं। इसके अलावा ने बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना ही इस प्रकार से होता है कि वह आपका ध्यान खींचे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह टेक पर डालना उचित नहीं, लेकिन खुद को अनअवेयर छोड़ देना भी एक गलती है। हमें अपने काम के वातावरण को इस प्रकार डिजाइन करना होगा कि वह डिस्ट्रैक्शन रेजिलिएंट हो। यह तब होगा जब हम एनवायरनमेंट में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें आइदर एलिमिनेट या रीडिजाइन करें। एक पावरफुल उदाहरण के तौर पर नीर एक टेक कंपनी का जिक्र करते हैं जिसने एक डिस्ट्रैक्शन ऑडिट किया। उन्होंने पाया कि उनके कर्मचारियों को दिन में औसतन 87 बार ईमेल या इंस्टेंट मैसेज इंटरप्ट करता था। इसके बाद कंपनी ने 2 सिंपल बदलाव किए। पहला, मैसेजिंग टूल को डिफॉल्ट रूप से म्यूट कर दिया गया। दूसरा, हर टीम को खुद तय करने को कहा गया कि वे किस समय मैसेज ओपन रखें। सिर्फ इन 2 बदलावों से ही प्रोडक्टिविटी में 27% की बढ़ोतरी हुई। अध्याय के अंत में नीर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि टीटिंग डिस्ट्रैक्शन कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ऐसा अभ्यास जो समय के साथ मजबूत होता है। जैसे जैसे आप अपने व्यवहार, आपके एनवायरनमेंट और आपके काम के तरीके को अवेयर होकर ऑब्जर्व करते हैं और एडजस्ट करते हैं, वैसे वैसे आप डिस्ट्रैक्शंस पर मास्टरी हासिल करते हैं। ये मास्टरी आपको न सिर्फ काम में बेहतर बनाती है, बल्कि आपको कंट्रोल देती है अपने समय का, अपने जीवन का। चैप्टर 9, हैक बैक ईमेल्स। ईमेल आज के दौर में काम करने का सबसे जरूरी माध्यम भी है और सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला उपकरण भी। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत अपने इनबॉक्स से करते हैं और फिर वही इनबॉक्स हमारे पूरे दिन पर हावी हो जाता है। नीर एयल इस चैप्टर में बताते हैं कि ईमेल कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करते हैं तो वही एक औजार हमारे समय और मानसिक ऊर्जा को खा जाता है। ईमेल को हैक करने का मतलब है कि हम इसे इस तरह से मैनेज करें कि ये हमारे काम के रास्ते का पत्थर न बने, बल्कि एक पुल बन जाए जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। नीर हमें बताते हैं कि ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं आते, बल्कि वो एक अंदरूनी अर्ज के रूप में शुरू होते हैं, और जब हम उस अर्ज को नहीं पहचानते तो ईमेल जैसे टूल्स पर भागते हैं, सिर्फ व्यस्त दिखने के लिए या टेम्पोरेरली किसी काम से बचने के लिए। चैप्टर में नीर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो ईमेल को हैक करने के 3 लेयर कहते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ ईमेल्स यू रिसीव, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड ऑन ईच ईमेल और रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड चेकिंग ईमेल्स। सबसे पहले बात आती है, हमें ज्यादा ईमेल क्यों आते हैं? जवाब है
क्योंकि हम खुद दूसरों को बहुत ज्यादा ईमेल भेजते हैं। जितनी ज्यादा ईमेल आप भेजते हैं उतनी ही आपको वापस मिलती हैं। इसलिए नारेयर एक गोल्डन रूल देते हैं, सेंड फ्यूअर ईमेल्स टू रिसीव फ्यूअर ईमेल्स टू रिसीव फ्यूअर ईमेल्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी बातें कम्युनिकेट ना करें, लेकिन इसका मतलब है कि हर ईमेल भेजने से पहले पॉज करें और सोचें, क्या ये जरूरी है? क्या ये मैसेज किसी और तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है? दूसरा स्टेप है हर ईमेल को रिस्पॉन्स करने में लगने वाला समय कम करना। नेर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो ट्रिएज योर इनबॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई ईमेल आता है आप उसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करें, रिस्पॉन्ड नाउ, रिस्पॉन्ड लेटर और आर्काइव डिलीटी। रिस्पॉन्ड नाउ वाले ईमेल वो है जिन्हें 2 मिनट से कम समय में निपटाया जा सकता है। रिस्पॉन्ड लेटर में वो है जो ज्यादा सोच या एफर्ट मांगते हैं और उन्हें आप एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक में शेड्यूल करें। और तीसरे हैं वो ईमेल्स जो ना जरूरी हैं, ना उपयोगी, उन्हें फौरन आर्काइव या डिलीट कर दें। इससे आपका इनबॉक्स क्लटर फ्री रहेगा और डिसीजन फैटिग कम होगा। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, यानी बार बार ईमेल चेक करने की आदत। नेर बताते हैं कि बार बार ईमेल खोलना एक तरह का पैवलोवियन बिहेवियर बन गया है। हमें हर कुछ मिनट में इनबॉक्स रिफ्रेश करने की लत लग चुकी है। ये समय की बर्बादी तो है ही, साथ ही ये आपके ध्यान को भी तोड़ता है, क्योंकि आप एक डीप वर्क स्टेट में कभी नहीं पहुंच पाते। इस आदत से निकलने के लिए नेर 2 जरूरी सुझाव देते हैं। पहला, आप ईमेल चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक समय तय करें। उदाहरण के लिए दिन में 2 बार, सुबह 11 बजे और फिर शाम को 4 बजे। दूसरा, अगर आपको डर है कि कोई अर्जेंट ईमेल छूट जाएगा तो अपने सिग्नेचर या ऑटो रिस्पॉन्डर में साफ साफ लिख दें कि आप दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करते हैं और जरूरत हो तो कॉल करें। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज को समझेगा और आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करेगा। नेर ये भी समझाते हैं कि ईमेल को हैक करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये एक मानसिक लिबरेशन है। जब आप अपने इनबॉक्स को कंट्रोल में लाते हैं तो आप अपने समय और ध्यान पर दोबारा अधिकार पा लेते हैं। वो अर्ज की हर नोटिफिकेशन को तुरंत चेक करना है, वो इम्पल्स जो आपको डीप वर्क से बाहर खींचता है, वो सब धीरे धीरे फेड होने लगता है। और यही है इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने का कोर, कि आप खुद तय करें कि कब और कैसे आप किसी टूल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि टूल आपको इस्तेमाल करे। नेर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी शेयर करते हैं जिसने पाया गया कि नॉलेज वर्कर्स अपने दिन का औसतन 2-5 घंटे सिर्फ ईमेल चेक करने में खर्च कर देते हैं। अगर यह समय सोच समझकर एलोकेट किया जाए तो न केवल डीप वर्क के लिए वक्त निकलेगा बल्कि स्ट्रेस भी घटेगा। ईमेल को हैक करने का मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, इंटेंशन से एक्शन लेना और खुद को गिल्ट फ्री तरीके से प्रोटेक्टेड रखना। इससे आपकी प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है और पर्सनल पीस भी। चैप्टर के अंत में नीर कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी रेकमेंड करते हैं, जैसे कि ईमेल फिल्टर्स, शेड्यूलिंग टूल्स और प्लगइन्स जो आपके इनबॉक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी चेतावनी देते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी समाधान नहीं होती जब तक कि हमारा बिहेवियर नहीं बदले। इसलिए असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब आप ईमेल को सिर्फ एक काम का जरिया समझते हैं, ना कि अपनी अटेंशन का मालिक। इस तरह यह चैप्टर सिखाता है कि ईमेल को स्मार्ट तरीके से हैंडल करके आप न केवल डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं बल्कि अपने दिन की दिशा को वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। जब आपका इनबॉक्स साफ हो, आपके समय के स्लॉट इंटेंशनल हो और आपकी अटेंशन आपके कंट्रोल में हो, तभी आप सच्चे अर्थ में इंडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हैं। चैप्टर 10, हैक बैक ग्रुप चैट्स यानी स्लैक, व्हाट्सएप, टीम्स या कोई भी चैटिंग प्लेटफॉर्म जिस पर एक साथ कई लोग जुड़े रहते हैं, आज के डिजिटल कार्यस्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। नीर एयाल इस अध्याय में इस जरूरी लेकिन अत्यधिक डिस्ट्रैक्टिंग माध्यम को डाइसेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्रुप चैट्स हमारी फोकस और प्रोडक्टिविटी को चोरी कर लेते हैं और हम महसूस भी नहीं कर पाते। शुरू में ग्रुप चैट एक अच्छा विचार लगता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, टीम के साथ रियल टाइम अपडेट्स, फौरन सहयोग। लेकिन यही तेजी हमें एक बहुत गहरे जाल में फंसा देती है जहां हर पिंग, हर इमोजी, हर मेम हमारी एकाग्रता को भंग करता है। नीर बताते हैं कि ग्रुप चैट ईमेल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनका डिजाइन ही रियल टाइम रिस्पॉन्स और एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मतलब जैसे ही कोई मैसेज आता है, आप साइकोलॉजिकली खुद को बाध्य महसूस करते हैं उसे फौरन पढ़ने और जवाब देने के लिए, वरना आपको फोमो होने लगता है या गिल्ट कि आपने टीम को इंतजार कराया। नेक्स्ट चैप्टर में एक सच्ची कहानी शेयर करते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर ने अपने स्लैक चैट को म्यूट किया ताकि वो किसी डीप वर्क प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके, लेकिन बाद में उसे मैनेजमेंट की तरफ से यह कहकर फीडबैक मिला कि वो टीम प्लेयर नहीं है क्योंकि वो फौरन रिप्लाई नहीं देता। यहीं पर नीर गंभीर बात उठाते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन की अपेक्षा अब एक नई तरह की वर्कप्लेस एंजाइटी पैदा कर रही है जो कोलैबोरेशन के नाम पर लोगों की अनइंटरप्टेड थिंकिंग को नष्ट कर रही है
और इसका असर केवल प्रोडक्टिविटी पर नहीं बल्कि एम्प्लॉय वेलबींग पर भी पड़ता है। इसलिए इस चैप्टर में नीर ग्रुप चैट्स को हैक करने के तरीके बताते हैं, यानी इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह कंट्रोल करना कि वो आपके ऊपर हावी ना हो बल्कि आप उन पर राज करें। सबसे पहला तरीका है एक्सपेक्टेशन सेट करना। नए कहते हैं यस यू डोंट डिफाइन योर कम्युनिकेशन नॉर्म्स, अदर्स विल डिफाइन देम फॉर यू। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले से साफ नहीं बताया कि आप किस समय पर ग्रुप चैट देखते हैं या जवाब देते हैं, तो बाकी लोग ये मान लेंगे कि आप हमेशा उपलब्ध हैं। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी टीम या ग्रुप को अपफ्रंट इन्फॉर्म करें कि आप रियल टाइम में रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन हर दिन 2 बार ग्रुप चैट जरूर चेक करेंगे। उदाहरण के लिए सुबह 10 बजे और फिर दोपहर 3 बजे। इस एक क्लैरिटी से ही बहुत सारे इंटरप्शंस दूर हो जाते हैं और साथ ही गिल्ट भी कम होता है। दूसरा तरीका है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। नीर समझाते हैं कि टीम के कम्युनिकेशन को हमेशा रियल टाइम रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी टीम समझ जाए कि हर बात तुरंत डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तो आप ग्रुप चैट को एक आर्काइव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अपडेट्स और मैसेजेस कलेक्ट होते हैं जिन्हें आप अपने टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह न कोई लगातार स्क्रीन पर टिका रहेगा, न कोई एक दूसरे की फोकस को भंग करेगा। तीसरा प्रिंसिपल है नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना, ना कि उन्हें कंट्रोल करने देना। नीर सलाह देते हैं कि ग्रुप चैट्स की नोटिफिकेशंस को साइलेंट या म्यूट पर रखें और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स या मेंशंस के लिए अलर्ट्स रखें जो वास्तव में जरूरी हो। उदाहरण के लिए अगर कोई आपके नाम का मेंशन करता है तो वो अलर्ट आए, लेकिन बाकी हर रैंडम मैसेज या चिटचैट के लिए बज ना हो। इससे आपका दिमाग हर 2 मिनट में स्प्लिट नहीं होगा और आप एक अनइंटरप्टेड स्टेट में बने रह सकेंगे। नीर इसे ट्रिगर फिल्टरिंग कहते हैं, यानी ध्यान से ये तय करना कि कौन से ट्रिगर्स आपके दिमाग तक पहुंचने चाहिए। इसके बाद नीर सजेस्ट करते हैं कि आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड का नियमित उपयोग करें, विशेष रूप से डीप वर्क के समय, चाहे वो स्लैक हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या व्हाट्सएप। हर प्लेटफॉर्म आज के दौर में DND फीचर देता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। नीर का कहना है कि जब आप अपने टूल्स को कॉन्फ़िगर नहीं करते तो वो आपको डिफॉल्ट मोड में ऑपरेट करने लगते हैं, और डिफॉल्ट हमेशा अटेंशन स्टीलिंग होता है। इसलिए टेक को ब्लेम करने की बजाय हमें अपने यूसेज बिहेवियर को कस्टमाइज करना होगा। एक और अहम स्ट्रैटेजी है ग्रुप चैट को टास्क मैनेजमेंट टूल से अलग रखना। नीर कहते हैं कि लोग अक्सर स्लैक या व्हाट्सएप पर ही एक्शन आइटम्स डिस्कस करते हैं और फिर भूल जाते हैं क्योंकि चैट में मैसेज बरीड हो जाता है। इससे 2 चीजें होती हैं, पहला काम छूट जाता है और दूसरा लोग बार बार चैट हिस्ट्री में स्क्रॉल करते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। इसका समाधान है ग्रुप चैट में सिर्फ कम्युनिकेशन हो, एक्शन आइटम्स को एक प्रॉपर टूल जैसे कि ट्रेलो, आसाना या नोशन में कैप्चर किया जाए। इससे क्लैरिटी बनी रहती है और टास्क अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर होती है। नीर ये भी बताते हैं कि ग्रुप चैट्स में मल्टीटास्किंग की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। आप एक चैनल में किसी डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरे में कोई एरर अनाउंसमेंट है और तीसरे में कोई मीम चल रहा है। यह कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज को खत्म कर देता है, जिससे ना आप फुली एंगेज्ड होते हैं ना सैटिस्फाइड। इसलिए नीर सलाह देते हैं कि हर दिन ग्रुप चैट के लिए एक फिक्स्ड टाइम एलोकेट करें और उसी टाइम स्लॉट में ही एक बार जाकर सारे अनरेड मैसेजेस देखें और फिर बाहर निकल जाए। इसी को वो टाइम बॉक्सिंग ग्रुप चैट कहते हैं, यानी चैट को समय के अंदर बंद करना, न कि उस समय को अपने ध्यान के ऊपर हावी होने देना। नीर इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ग्रुप चैट्स कभी कभी जरूरी होते हैं, जैसे किसी क्राइसिस सिचुएशन में या टीम सिंक के लिए, लेकिन ऐसे समय भी मैसेज डिसिप्लिन जरूरी है। बिना सोचे समझे इमोजी रिएक्शंस, गिफ्ट्स या इररिलेवेंट चैटर से बचना चाहिए ताकि बाकी लोग भी फोकस्ड रह सके। कम्युनिकेशन एंटरटेनिंग हो, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड और रिस्पेक्ट ड्रिवन भी होना चाहिए। चैप्टर के अंत में नीर एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, टेक्नोलॉजी इज नॉट द एनिमी, बीइंग रिएक्टिव इज। यानी समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने ध्यान का नियंत्रण छोड़कर हर पिंग और बज़ पर रिएक्ट करने लगते हैं। ग्रुप चैट्स को हैक करने का असली मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, टीम नॉर्म्स को रीडिफाइन करना और कम्युनिकेशन के असली मकसद को प्रायोरिटाइज करना। अगर ऐसा किया जाए तो ग्रुप चैट्स डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का इंजन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप चैट्स आपके काम को सपोर्ट करें, तो पहले आपको अपने कम्युनिकेशन बिहेवियर को इंटेंशनल बनाना होगा, और यही पहला कदम होता है इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने की दिशा में, जब आप टेक्नोलॉजी से नहीं डरते बल्कि उसे अपने नियमों के तहत चलाते हैं। चैप्टर 11 हैक बैक मीटिंग्स। जब भी ऑफिस में प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो एक शब्द अक्सर उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, मीटिंग्स। नीर एयल इस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन से,
ज्यादातर मीटिंग्स बिना एजेंडा के होती हैं, बिना स्पष्ट उद्देश्य के होती हैं, और सबसे खतरनाक बात ये कि वो हमारे काम के सबसे अहम हिस्से को डिस्टर्ब कर देती हैं। डीप वर्क। मीटिंग्स को लोग एक डिफॉल्ट एक्शन मानते हैं, जैसे कोई इश्यू है तो चलो मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हैं उनके समय का एक सामूहिक कॉस्ट होता है जो सीधा प्रोडक्टिविटी और फोकस को खा जाता है। नेर हमें समझाते हैं कि एक अच्छी मीटिंग केवल तभी सफल हो सकती है जब उसके 3 साफ साफ तत्व हों, एक एजेंडा, एक स्पष्ट आउटपुट और जरूरी लोग। बस उन्होंने एक पावरफुल टर्म इंट्रोड्यूस किया, मीटिंग हाइजीन। इसका मतलब है कि हमें अपनी मीटिंग कल्चर को साफ करना होगा। किसी भी मीटिंग को हैक करने के लिए सबसे पहला कदम है सवाल पूछना, क्या यह मीटिंग सच में जरूरी है? क्या इसका कोई एसिंक्रोनस विकल्प हो सकता है? क्या यह ईमेल में सॉल्व किया जा सकता है? कई बार लोग बिना सोचे समझे कैलेंडर इनवाइट्स भेज देते हैं और मान लेते हैं कि आप उसमें शामिल हो जाएंगे। नियर यहाँ एक एक्शनेबल तरीका बताते हैं। हर बार जब आपको कोई मीटिंग इनवाइट आए तो पोलाइटली उससे एक क्लैरिफिकेशन मांगिए। आप इस मीटिंग का उद्देश्य और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या देख रहे हैं? ऐसा करने से सामने वाला खुद एवेल्युएट करता है कि क्या मीटिंग जरूरी भी है या नहीं, और अगर है तो वो खुद अपनी तैयारी बेहतर करता है। चैप्टर में नीर एक और जरूरी प्रिंसिपल पर जोर देते हैं। मीटिंग्स को स्केड्यूल करने से पहले उस विषय पर पहले खुद डीप थिंकिंग या राइटिंग की कोशिश करें। जेफ बेजोस की फेमस साइलेंट मीटिंग पॉलिसी का जिक्र आता है, जहां अमेज़न की इंटरनल मीटिंग्स में पहले एक डिटेल्ड मेमो पढ़ने का समय दिया जाता है ताकि सब सोच समझकर बात करें। यह अप्रोच डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्ट को ड्रामेटिकली कम करता है। मीटिंग्स को हैक करने के लिए न्याय कुछ बेहतरीन टेक्निक्स बताते हैं, जैसे अगर आप मीटिंग बुला रही हैं तो एक टाइम बॉक्स डिस्कशन फॉर्मेट अपनाइए। मतलब हर इश्यू को सॉल्व करने के लिए सीमित समय दीजिए, जैसे 10 मिनट में डिसीजन लेना है तो बाकी बातें बाद में। इससे मीटिंग फोकस में रहती है और फैलती नहीं। एक और टेक्निक है नो डिवाइस पॉलिसी। अगर मीटिंग वाकई डीप डिस्कशन के लिए है तो सभी के मोबाइल और लैपटॉप बंद हो, क्योंकि अगर कोई मीटिंग में ईमेल चेक कर रहा है या स्लैक खोलकर बैठा है तो ना वो फुली प्रेजेंट है और ना ही दूसरों का सम्मान कर रहा है। नीर यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की भी बात करते हैं, प्रेजेंस इक्वल्स प्रोडक्टिविटी। कई ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर ऐसा होता है जहां लगता है कि मीटिंग में दिखाई देना ही काम करने के बराबर है, लेकिन असल प्रोडक्टिविटी तो वो होती है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में डीप वर्क से आती है, ना कि लगातार स्क्रीन पर दिखते रहने से। चैप्टर में एक ऑर्गेनाइजेशनल हैक भी बताया गया है। सभी मीटिंग्स के बाद एक फीडबैक लूप रखिए। मतलब हर मीटिंग के अंत में 1 मिनट का टाइम लीजिए यह जानने के लिए कि क्या ये मीटिंग वाकई वैल्यूएबल थी। इससे कल्चर चेंज होता है। लोग सोचते हैं कि मीटिंग का टाइम सेक्रेड है और उसे बेवजह नहीं खर्च किया जा सकता। नेर यह भी बताते हैं कि कई बार मीटिंग को स्टैंड अप फॉर्मेट में रखना भी फायदेमंद होता है। सब खड़े रहकर बात करें। ये न सिर्फ एनर्जी बनाए रखता है बल्कि डिस्कशन को क्रिस्प और फोकस्ड भी बनाता है। आजाइल टीम्स में ये बहुत कारगर साबित हुआ है। और हाँ, एक बहुत जरूरी पॉइंट जो नेर बताते हैं वो ये है कि अगर आप मीटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो पोलाइटली लीव करने का ऑप्शन एक्सप्लोर करें। इलोन मस्क का एक कोट है, वॉक आउट ऑफ अ मीटिंग इफ यू वी नॉट एडिंग वैल्यू। न्याय इस विचार को एंडोर्स करते हैं कि कोई भी मीटिंग आपके टाइम से ज्यादा कीमती नहीं है। चैप्टर के अंत में नीर हमें एक कॉल टू एक्शन देते हैं। हमें अपने वर्क प्लेस में एक मीटिंग ऑडिट चलाना चाहिए। पिछले हफ्ते की सभी मीटिंग्स को देखें और पूछें कि उनमें से कितनी वाकई जरूरी थी, कितनी सिर्फ हैबिट के कारण रखी गई थी और किन्हें फ्यूचर में एलिमिनेट या स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। इससे हमें अपने समय की असली वैल्यू समझ में आती है और हम अपने टीम के साथ मिलकर ज्यादा रिस्पेक्टफुल और इफेक्टिव कोलैबोरेशन बना पाते हैं। मीटिंग्स हैक करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, यह अपने दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश है। यह एक रेजिस्टेंस है उस कल्चर के खिलाफ जो कहता है कि बिजी होना ही वैल्यूएबल होना है। नियर कहते हैं कि इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब है खुद को शैलो अटेंशन से बचाना और सिर्फ उन्हीं चीजों में अपना ध्यान लगाना जो वाकई मायने रखती हैं। और यह तभी संभव है जब हम अपने कैलेंडर और मीटिंग्स का मालिक खुद बने। चैप्टर 12, हैक बैक योर स्मार्टफोन। किसी भी इंसान के ध्यान को चुराने वाली सबसे ताकतवर चीज अगर आज के जमाने में है तो वो है उसका स्मार्टफोन। यह हमारी जेब में रखा एक छोटा सा डिवाइस है जो हर सेकंड हमें खींचने की कोशिश करता है, हमें अपने काम, अपने लक्ष्य और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के मायनों से भटका सकता है। नीर एयल इस अध्याय में बेहद बारीकी से उस दुश्मन की पहचान कराते हैं जो हमें हर दिन हमारे सबसे कीमती संसाधन ध्यान से अलग कर देता है। लेकिन वो हमें सिर्फ डराते नहीं बल्कि एक एक्शनेबल ब्लूप्रिंट भी देते हैं जिससे हम अपने फोन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक लॉयल सर्वेंट बना सकते हैं। नेर शुरुआत में एक स्पष्ट बात कहते हैं, स्मार्टफोन खुद में बुरा नहीं है। असल समस्या यह है
कि हम इसके उपयोग के प्रति इंटेंशनल नहीं हैं। हम डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से जी रहे हैं और वो सेटिंग्स अटेंशन इकोनॉमी को सर्व करती हैं, ना कि हमारी वैल्यूज को। मतलब कंपनियों ने हमारे फोन को इस तरह डिजाइन किया है कि वो हर सेकंड हमारा ध्यान खींचे, हमारे डोपामिन साइकिल को हाईजैक करे और हमें अपने ऐप्स के गुलाम बना दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से निकलना पूरी तरह मुमकिन है अगर हम खुद को ट्रेन करें। चैप्टर में नीर हमें अपने फोन को हैक करने के लिए एक लेयर स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। पहला स्टेप है होम स्क्रीन डिटॉक्स। नीर बताते हैं कि जब भी आप अपना फोन खोलते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वही आपका ध्यान सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है। इसलिए अपने होम स्क्रीन पर सिर्फ उन ऐप्स को रखें जो आपके वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कैलेंडर, नोट टेकिंग ऐप या कोई फिटनेस ट्रैकर। यानी वो टूल्स जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एम्पावर करते हैं। बाकी सब चीजों को सेकेंडरी पेजेस में डालें या फोल्डर्स में छुपा दें। इसके साथ ही एक और स्मार्ट टेक्निक है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मोड। रंगीन आइकन्स और फ्लैशी कलर्स हमारे दिमाग के डोपामिन सेंसर्स को ट्रिगर करते हैं, लेकिन जब आप अपने फोन को मोनोक्रोम मोड में बदलते हैं तो वो सब विजुअल टेम्पटेशन काफी हद तक कम हो जाती है। नीर खुद बताते हैं कि वो ये तरीका अपनाकर सोशल मीडिया पर समय बिताना काफी हद तक कम कर पाए। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन ऑडिट। नीर इस बात पर जोर देते हैं कि नोटिफिकेशन सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो हमारे फोकस को लगातार तोड़ता रहता है। वो कहते हैं कि आपको एक बार बैठकर हर एक ऐप के नोटिफिकेशंस को मैन्युअली कंट्रोल करना होगा। क्या वाइब्रेट करेगा, क्या पॉपअप देगा, क्या सिर्फ तब दिखेगा जब आप ऐप खोलें। इस प्रोसेस को टीडियस मानकर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो आपके ध्यान को बार बार बर्बाद होने से बचाएगा। फिर नीर एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बताते हैं, एप्स एज टूल्स नॉट ट्रैप्स। इसका मतलब ये है कि आपको ये पहचानना होगा कि कौन से ऐप्स आपके कंट्रोल में हैं और कौन से आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर ऐप तभी खोलते हैं जब जरूरत होती है, वो खुद आपको बुलाता नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपके ऊपर साइकोलॉजिकल पुल बनाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को आपके फोन में ना रखें, बल्कि उन्हें ब्राउजर के जरिए एक्सेस करें और हर बार लॉग इन करना पड़े। इससे फ्रिक्शन बढ़ता है और इम्पल्सिव चेकिंग कम। चैप्टर 13 हैक बैक योर डेस्कटॉप। कभी गौर किया है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करने बैठते हैं तो असल में आप कितना काम करते हैं और कितना समय आप अनजाने में बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। नीर अय्यल इस अध्याय में हमारे सबसे बड़े डिजिटल हथियार डेस्कटॉप को फिर से नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रणनीति पेश करते हैं। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारा कंप्यूटर, जिसे हमने प्रोडक्टिविटी का स्रोत माना था, धीरे धीरे एक डिस्ट्रैक्शन मशीन बन चुका है और अगर हम चाहें तो इसे फिर से एक ट्रैक्शन डिवाइस में बदल सकते हैं। सबसे पहले नीर ये स्पष्ट करते हैं कि डेस्कटॉप डिस्ट्रैक्शंस आमतौर पर विजुअल क्लटर, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग टेम्पटेशंस और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस के कारण होते हैं। जब भी हम अपने डेस्कटॉप पर कई अननेसेसरी आइकॉन्स, ओपन टैब्स या इरेलेवेंट रिमाइंडर्स रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क सबकॉन्शियसली उन सब पर ध्यान देने की कोशिश करता है। भले ही कॉन्शियसली हम उस पर काम न करें, लेकिन ये विजुअल नॉइज हमारी मेंटल बैंडविड्थ को खा जाती है। यही है जहां जब आप ध्यान से काम करते हैं तो एक वर्चुअल ट्री उगता है, लेकिन अगर आप बीच में ऐप बदलें तो ट्री मर जाता है। ये गैमिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि यह आपके ब्रेन के रिवॉर्ड मैकेनिज्म को हेल्थी तरीके से एंगेज करती है। चैप्टर में वो ये भी बताते हैं कि खुद के लिए एक फोन प्रोटोकॉल सेट करना बेहद जरूरी है। मतलब यह तय करना कि आप दिन में कितनी बार सोशल मीडिया चेक करेंगे, ईमेल देखेंगे या मैसेजिंग ऐप खोलेंगे। और यह प्रोटोकॉल सिर्फ सोचकर नहीं, लिखकर तय करना जरूरी है, ताकि वो एक सच्चा कॉन्ट्रैक्ट बन सके। जैसे मैं दिन में 2 बार इंस्टाग्राम देखूंगा, एक बार दोपहर में लंच के बाद और एक बार रात को खाने के बाद, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। इस तरह के रूल्स हमें माइंडफुल बना देते हैं और इम्पल्सिविटी को बहुत हद तक कम करते हैं। नीर इस पूरे अध्याय को एक बहुत ही जरूरी सवाल से समेटते हैं, क्या आप अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको? और यह सवाल हमारे समय की सबसे जरूरी इंट्रोस्पेक्शन है, क्योंकि स्मार्टफोन अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रह गया, बल्कि एक ध्यान चूसने वाला देवता बन चुका है जो हर सेकंड हमारी अवेयरनेस को खाता जा रहा है। इसलिए इस चैप्टर का मूल संदेश यही है, अपने फोन से भागो मत, लेकिन उसे समझदारी से डिजाइन करो, उसे दोबारा ट्रेन करो ताकि वो आपके मास्टर बनने के बजाय आपका असिस्टेंट बन सके। उसे उस तरह कॉन्फ़िगर करो जैसे आप अपने प्रोडक्टिविटी गोल्स और पर्सनल वैल्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने की इस जंग में आपका स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड है, लेकिन अगर आप इस डिवाइस को अपनी टर्म्स पर इस्तेमाल करना सीख लें, इंटेंशनल तरीके से, क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ, तो आप न सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को हरा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में ऐसा फोकस वापस पा सकते हैं
जो आज के जमाने में एक रेयर सुपर पावर बन चुका है। चैप्टर 13, हैक बैक योर डेस्कटॉप। कभी गौर किया है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करने बैठते हैं तो असल में आप कितना काम करते हैं और कितना समय आप अनजाने में बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। नीर एय्यल इस अध्याय में हमारे सबसे बड़े डिजिटल हथियार डेस्कटॉप को फिर से नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रणनीति पेश करते हैं। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारा कंप्यूटर, जिसे हमने प्रोडक्टिविटी का स्रोत माना था, धीरे धीरे एक डिस्ट्रैक्शन मशीन बन चुका है और अगर हम चाहें तो इसे फिर से एक ट्रैक्शन डिवाइस में बदल सकते हैं। सबसे पहले नीर ये स्पष्ट करते हैं कि डेस्कटॉप डिस्ट्रैक्शंस आमतौर पर विजुअल क्लटर, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग टेम्पटेशंस और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस के कारण होते हैं। जब भी हम अपने डेस्कटॉप पर कई अननेसेसरी आइकॉन्स, ओपन टैब्स या इरेलेवेंट रिमाइंडर्स रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क सबकॉन्शियसली उन सब पर ध्यान देने की कोशिश करता है। भले ही कॉन्शियसली हम उस पर काम न करें, लेकिन ये विजुअल नॉइज हमारी मेंटल बैंडविड्थ को खा जाती है। यही कारण है कि नीर इस क्लटर को डिजिटल पोल्यूशन कहते हैं। यह न दिखने वाली गंदगी है जो हमारी कॉग्निटिव एनर्जी को धीरे धीरे जला देती है। इस समस्या का हल एक स्ट्रक्चर्ड और इंटेंशनल अप्रोच है। नीर एक डिस्ट्रैक्शन ऑडिट की सलाह देते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले यह पहचानना होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बार बार ध्यान भटकाती है। चाहे वह टूल बार पर चमकती हुई ईमेल अलर्ट हो या क्रोम में दर्जनों खुले टैब्स, हर आइटम को एक बार ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना होगा। आप खुद से पूछिए, क्या यह आइकन या नोटिफिकेशन मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जा रही है जिसे मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, या यह सिर्फ समय की चोरी है? नीर यहाँ पर कुछ टैक्टिकल मेथड्स बताते हैं जिनसे आप अपने डेस्कटॉप को डिस्ट्रैक्शन फ्री बना सकते हैं। 1. क्लीन द डेस्कटॉप। सिर्फ उन्हीं आइकॉन्स को स्क्रीन पर रखें जिनकी आपको हर दिन जरूरत पड़ती है। बाकी सबको एक फोल्डर में डालें या डिलीट करें। एक मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड और अनक्लटर्ड स्क्रीन आपके दिमाग को शांत और सेंटर रखती है। 2. यूज फुल स्क्रीन मोड। जब आप कोई डॉक्यूमेंट, ब्राउजर या स्प्रेडशीट खोलते हैं तो उसे फुल स्क्रीन में रखें। इससे बाकी सब कुछ टेम्पोररीली छिप जाता है और आपका ध्यान सिर्फ उस एक टास्क पर रहता है। 3. हाइड द डॉक और टास्क बार। चाहे आप विंडोज यूज करते हो या मैक, टास्क बार या डॉक को ऑटो हाइड पर सेट करें। इससे उन पर टिक टिक करती नोटिफिकेशंस या टेम्पटिंग आइकॉन से दूरी बनी रहती है। 4. मैनेज ब्राउजर टैब्स इंटेंशनली। बार बार टैब्स में भटकने से बचने के लिए नीर टैब लिमिटिंग एक्सटेंशंस का सुझाव देते हैं, जैसे वन टैब या वर्कोना। इससे आप एक ही समय में सिर्फ जरूरी टैब्स तक सीमित रहते हैं। यह आपके मेंटल फोकस को स्थिर बनाए रखता है। 5. डिसेबल डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस। हर सॉफ्टवेयर या ऐप को परमिशन देते वक्त एक बार जरूर सोचें कि क्या वाकई आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए। ईमेल, कैलेंडर अलर्ट्स, स्लैक, टीम्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स सबको सिलेक्टिवली अलाउ या म्यूट करना सीखें, खासकर जब आप डीप वर्क कर रहे हों। 6. क्रिएट फोकस जोन्स। न्याय सलाह देते हैं कि आप अपने सिस्टम में अलग अलग यूजर प्रोफाइल्स या वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोफाइल सिर्फ फोकस्ड वर्क के लिए हो जिसमें सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्स ना हो। दूसरी प्रोफाइल लाइट ब्राउजिंग या कैजुअल यूज के लिए रख सकते हैं। ये वर्चुअल सेपरेशन आपको साइकोलॉजिकल क्लैरिटी देता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है डिफॉल्ट बिहेवियर का प्रभाव। जब हमारा सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चलता है तो वो ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट करने वाले विकल्प ही पेश करता है, क्योंकि वे कन्वीनियंस के लिए बनाए गए होते हैं, कंसंट्रेशन के लिए नहीं। इसलिए नीर कहते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स को रीडिजाइन करो ताकि आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करे, ना कि एम्पलीफाई। इसके अलावा नीर डिजिटल टूल्स की बात भी करते हैं जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर एप्स जैसे फोकसम, फ्रीडम या कोल्ड टर्की, जो आपके खुद के निर्धारित समय के अनुसार कुछ एप्स और वेबसाइट्स को टेम्पररी बंद कर सकते हैं। ये ऐसे पैक्ड टूल्स की तरह काम करते हैं जो आपके भविष्य के सेल्फ को वर्तमान के इम्पल्सेस से बचाते हैं। एक जरूरी बात जो नीर बार बार दोहराते हैं वो यह है कि टेक्नोलॉजी खुद में न्यूट्रल है। डेस्कटॉप, एप्स, सॉफ्टवेयर, ये सब टूल्स हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम इन्हें इंटेंशन के बिना यूज करते हैं। जब तक हम अपने यूसेज पैटर्न्स पर अवेयरनेस और कंट्रोल नहीं लाते, तब तक हम खुद को इंडिस्ट्रैक्टेबल नहीं बना सकते। इसलिए यह अध्याय एक बहुत ही कोर रिमाइंडर देता है कि हमें अपने डिजिटल वातावरण को डिजाइन करना है ताकि वह हमारे लक्ष्यों को सपोर्ट करे, न कि सबोटेज। आखिर में नाइट आइडियल हमें एक एक्शन प्लान भी देते हैं जो किसी भी रीडर के लिए इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है। वे कहते हैं, आपके डेस्कटॉप को देखकर यह तय नहीं होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, बल्कि आपको खुद तय करना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आपका डेस्कटॉप सिर्फ वही दिखाए। यही है रियल ट्रैक्शन। इस तरह
हैक बैक योर डेस्कटॉप हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सबसे जरूरी डिजिटल टूल को एक डिसिप्लिन्ड एलाई में बदल सकते हैं, बजाय कि वह हमारे समय का दुश्मन बने। यह अध्याय उस बदलाव की शुरुआत करता है जहां हम टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे अपने टर्म्स पर यूज करना सीखते हैं, और यही है इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने की असली ताकत। चैप्टर 14, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद एफर्ट पैक्स। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे चारों ओर मौजूद विचलन के स्रोत भी उतने ही तेज और स्मार्ट होते जा रहे हैं। नीर एयल इस अध्याय में उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को उजागर करते हैं जो हमें विचलनों को रोकने में मदद कर सकता है। उसे वो कहते हैं एफर्ट पैक्ट, यानी ऐसा समझौता जो किसी डिस्ट्रैक्शन को अपनाने से पहले हमें थोड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद की इच्छा शक्ति को बाईपास किए बिना अपने ही विरुद्ध एक बेहतर स्ट्रेटजी खड़ी कर सकते हैं, और उसे कहते हैं मेक इट हार्डर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। सबसे पहले नेयर हमें बताते हैं कि इंसान तब तक बुरी आदतों या व्यसनों से नहीं बच पाता जब तक उसके लिए फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस न बढ़ाई जाए। ये एफर्ट पैक्स हमारे दिमाग को एक इंटेलिजेंट लूप में बांधते हैं, जहां अगर हमें किसी डिस्ट्रैक्शन का पीछा करना हो तो पहले कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, और यही वह फ्रिक्शन है जो हमें कई बार उस कदम को उठाने से रोक देती है। नेयर एक रोचक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको बार बार सोशल मीडिया खोलने की आदत है। अब आप अगर अपने फोन पर इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट नहीं करते, लेकिन उसे खोलने से पहले हर बार एक पासवर्ड डालने की जरूरत बना देते हैं, तो यह एक एफर्ट पैक्ट बन जाता है। हर बार वो पासवर्ड डालने की मेहनत एक बार आपके अंदर पॉज का अवसर पैदा करती है। यही पॉज वह जगह है जहां सेल्फ अवेयरनेस जन्म लेती है और आप अपने ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन के निर्णय पर दोबारा विचार करते हैं। एफर्ट पैक्ट का सिद्धांत प्री कमिटमेंट पर आधारित है। जब हम पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि हम किसी काम को आसान नहीं बनने देंगे, तो हम भविष्य के इम्पल्सिव वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स को काबू में रखते हैं। इस तरह के पैक्ट्स आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी मजबूत बनाते हैं। इस अध्याय में नीर ने एफर्ट पैक्ट को लागू करने के कुछ व्यावहारिक तरीके साझा किए हैं। 1. ऐप ब्लॉकर्स और साइट लिमिटर्स का उपयोग करें। ऐसे टूल्स जैसे फोकसम, सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड टर्की आदि को सेट करें, ताकि अगर आप किसी डिस्ट्रैक्टिंग साइट पर जाना चाहें तो या तो आपको पहले एक लंबा पासवर्ड डालना पड़े या एक टाइमर से गुजरना पड़े। यह मेंटल फ्रिक्शन आपको पॉज देता है। 2. टेक टाइम लॉकर्स। कुछ ऐप्स या डिवाइसेस में लॉक मोड या फोकस मोड होता है। उदाहरण के लिए आप अपने स्मार्टफोन पर फोकस मोड सेट कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रैक्शन ऐप्स छुप जाएं। अगर आप चाहें तो डिजिटल डिटॉक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से फोन के कुछ हिस्सों को घंटों तक बंद भी कर सकते हैं। 3. खुद से फिजिकल फ्रिक्शन क्रिएट करें। अगर आप होम ऑफिस में काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को फिजिकली हटा दें, जैसे वाईफाई का राउटर एक टाइमर प्लग से जोड़िए जो एक निश्चित समय पर वाईफाई बंद कर देता है, या अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर फोन उठाने के लिए चलकर जाना पड़े तो चांसेस हैं कि आप बार बार नहीं उठाएंगे। 4. टाइम लॉक्ड जार्स या सिक्योरिटी बॉक्सेस। नीर एक शानदार टूल का जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं सेफ। एक ऐसा जार जिसमें आप अपना फोन या वीडियो गेम कंट्रोलर बंद करके लॉक कर सकते हैं और वो टाइमर से अनलॉक होगा। यह एक पावरफुल एफर्ट पैक्ट है जिसमें फिजिकल एफर्ट और समय दोनों आपको रोकते हैं। 5. प्रीलोडेड डिले और पासवर्ड वॉल्स। कुछ लोग अपनी डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स पर जाने से पहले एक इंटेंशनल डिले सेट करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक क्रोम एक्सटेंशन डिले का उपयोग कर सकते हैं जो किसी साइट को खोलने से पहले 15 सेकंड का वेट टाइम लागू करता है। इतना छोटा फ्रिक्शन भी अक्सर अर्ज को खत्म कर देता है। 6. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को परमिशन देना। आप किसी भरोसेमंद दोस्त या साथी को अपने डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स का मास्टर पासवर्ड दे सकते हैं। जब तक वो वापस न दे, आप साइट्स नहीं खोल सकते। यह एक्सटर्नल एफर्ट बैरियर एक भावनात्मक पैक्ट भी बन जाता है। नीर बताते हैं कि एफर्ट पैक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन के बीच एक समझौता करता है। ये पैक्ट हमें फेल होने से नहीं बचाते, बल्कि फेल होने की संभावना को जटिल बना देते हैं। इंसानी दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड होता है, लेकिन एफर्ट पैक्ट उस ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा दूर खिसका देता है। यही दूरी हमें सोचने, रुकने और सही निर्णय लेने का मौका देती है। एफर्ट पैक्ट एक तरह का प्रीम्प्टिव डिसिप्लिन है। आप मानते हैं कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं होंगे, इसलिए आप पहले से ही ऐसे ट्रैप बनाते हैं जिसमें गिरने से पहले आपको मेहनत करनी पड़े। यह स्ट्रैटेजी गिल्ट या शेम पर आधारित नहीं होती, बल्कि डिजाइन पर आधारित होती है। नीर इसे बिहेवियर आर्किटेक्चर कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खुद को बार बार संभालने की बजाय आप एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शंस को रोक दे। नियर ये भी कहते हैं कि एफर्ट पैक्ट कभी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।
इसका मकसद आपको सजा देना नहीं बल्कि एम्पावर करना है ताकि आप बेहतर डिसीजंस लें, उस समय भी जब आपकी विल पावर लो हो। अध्याय के अंत में नीर एक शक्तिशाली रिमाइंडर देते हैं, यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। इसका अर्थ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा फोकस करें, कम भटके, तो आपको अपने काम की जगह, अपने डिवाइस और अपने बिहेवियर को एफर्ट के लेंस से फिर से डिजाइन करना होगा। इस प्रकार प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद एफर्ट पैक्ट्स न सिर्फ एक थ्योरी है बल्कि यह एक एक्शन ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मैप जो आपको वो कंट्रोल देता है जिसकी तलाश आप शायद बहुत समय से कर रहे थे। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो खुद को जानबूझकर धीमा करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा इंटेंशनल और ज्यादा इंपैक्टफुल बन सकें। चैप्टर 15 प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद प्राइस पैक्ट्स। नीर एयाल हमें इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली व्यवहारिक तकनीक से परिचित कराते हैं जिसे कहा जाता है प्राइस पैक्ट, यानी एक ऐसा समझौता जिसमें हम अपने डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए आर्थिक दांव पर कुछ लगाते हैं। यह विचार एक साधारण इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। हम पैसे गंवाने से बचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं बजाय पैसे कमाने के। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की भाषा में लॉस अवर्जन कहते हैं। इसीलिए अगर आप किसी आदत को छोड़ना या ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसा जुर्माना देने का वादा कीजिए जो आपको वाकई महसूस हो। प्राइस पैक्ट को समझने के लिए नीर कुछ शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे अगर आप रोजाना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर कोई काम करना चाहते हैं तो एक दोस्त को 3-5 हजार यह कहकर दें कि अगर आप आज काम पर नहीं बैठे तो वह उस पैसे को किसी ऐसे कॉज में दान कर दे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इस दांव की वजह से आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी और आप हर हाल में डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करेंगे। यह तकनीक मजबूत इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये शुरुआत है, लेकिन इसे डेली एक्शन में उतारना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के सामने खुद को उस रूप में पेश करना। उदाहरण के लिए अपने दोस्तों, परिवार और कॉलीग से कहना कि मैं अब फोकस मोड में हूं या मैं अब एक इंडिस्ट्रैक्टेबल इंसान बनने पर काम कर रहा हूं। इससे न सिर्फ आपके बिहेवियर को अकाउंटेबिलिटी मिलती है बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी को एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदल देती है। आइडेंटिटी पैक्ट का एक और गहरा फायदा यह है कि यह कॉग्निटिव डिसोनेंस का इस्तेमाल आपके फेवर में करता है। जब आपकी सेल्फ इमेज, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, आपके एक्शन से मेल नहीं खाती, जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना, तो आपके भीतर एक असहजता पैदा होती है। यह डिस्कम्फर्ट आपको या तो अपनी आदत बदलने के लिए प्रेरित करता है या आइडेंटिटी छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है तो एक्शन बदलना कंपैरेटिवली आसान होता है। यह अध्याय सिर्फ कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं रहता, नए एक्शनेबल स्टेप्स भी बताते हैं कि आप कैसे आइडेंटिटी पैक्ट बना सकते हैं। पहला स्टेप है अपने आप से एक तुलना में 23,000 का जुर्माना बहुत छोटा है। प्राइस पैक्ट सिर्फ अकेले काम नहीं करता, इसे डीप वर्क के दूसरे पिलर्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है। जैसे अगर आपने अपने कैलेंडर में ट्रैक्शन टाइम शेड्यूल किया है और आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन महंगा पड़ सकता है, तो आप उस समय को और भी सेक्रेड मानते हैं। नरे से एक साइकोलॉजिकल फायरवॉल कहते हैं जो आपके ध्यान को बाहर की दुनिया के काओस से बचाकर रखता है। नियर ये भी सुझाते हैं कि अगर आप पब्लिकली अनाउंस करें कि आप अपने ऊपर प्राइस पैक्ट लगा रहे हैं तो आपका सामाजिक दबाव और भी मजबूत हो जाता है। लोग आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाते हैं और आप डिस्ट्रैक्शन के लिए खुद को आंसरेबल मानने लगते हैं। यह पब्लिक डिक्लेरेशन आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाती है। साथ ही नेर यह भी बताते हैं कि किसी भी प्राइस पैक्ट को लॉजिकल और डोबल रखना जरूरी है। अगर आप बहुत बड़ा दांव लगाते हैं जो हकीकत से दूर है तो आप उसे फॉलो करने से डरेंगे या अवॉइडेंस की आदत पाल लेंगे। इसीलिए प्राइस पैक्ट को छोटा मगर मीनिंगफुल रखना ज्यादा फायदेमंद है। उदाहरण के लिए आप यह तय कर सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पकड़े गए तो अगले हफ्ते तक आप अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे। यह सिंबॉलिक पेनल्टी भी आपका बिहेवियर बदल सकती है। अंत में नेर यह साफ करते हैं कि प्राइस पैक्ट एक मोटिवेशनल शॉर्टकट है जो डिस्ट्रैक्शन से जूझते समय हमारी इच्छा शक्ति को सपोर्ट देता है। यह हमारे ब्रेन को एक साफ मैसेज भेजता है, ध्यान भटकाने की कीमत है, और जब हमारे एक्शंस का तुरंत नतीजा होता है तो हम उन्हें लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं। कुल मिलाकर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब भी हम अपने गोल्स को लेकर गंभीर हों तो हमें अपने कमिटमेंट को खाली शब्दों में नहीं बल्कि ठोस दांव पर टिकाना चाहिए। प्राइस पैक्ट एक अनदेखी येट पावरफुल टूल है जो आपके इनर डिस्ट्रैक्टेबल माइंड को चुनौती देता है और बार बार रिमाइंड करता है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल भी है। चैप्टर 16 प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद आइडेंटिटी पैक्ट्स। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज और टूल्स जितने भी मौजूद हैं वे सब तब तक अधूरे हैं जब तक हमारी खुद की पहचान उस बदलाव के साथ मेल नहीं खाती। नीर एयाल इस अध्याय में बताते हैं कि हैबिट्स को बनाए रखने की सबसे ताकतवर तकनीक है
अपनी आइडेंटिटी को बदल देना, यानी सिर्फ ये कहना कि मैं डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहता हूँ, काफी नहीं है, बल्कि आपको खुद को यह मानना होगा कि मैं एक इंडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूँ। यही आइडेंटिटी पैक्ट कहलाता है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक समझौता जहां हम खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं। और जब हमारी पहचान किसी विशेष व्यवहार से जुड़ जाती है तो उस व्यवहार को तोड़ना हमारे लिए खुद को तोड़ने जैसा लगता है। यहाँ नीर रेफरेंस देते हैं एक क्लासिक रिसर्च का, जिसमें 2 ग्रुप्स को अनहेल्थी फूड से मना करने के लिए कहा गया। एक ग्रुप को निर्देश दिया गया कि वे कहें आई कैंट ईट दिस, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे कहें आई डोंट ईट दिस। नतीजा, दूसरा ग्रुप यानी आई डोंट कहने वाला ग्रुप ज्यादा मजबूत रहा, क्योंकि उनका इनकार उनकी पहचान से जुड़ गया था। यही आइडेंटिटी बेस्ड सेल्फ रेगुलेशन कहलाती है। जब हम ये कहने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो हर दिन फोकस्ड रहता है, तो फिर मोबाइल नोटिफिकेशन या किसी चैट का डिस्टर्ब कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना किसी वेजिटेरियन को मांस खिलाना। आइडेंटिटी पैक्ट न सिर्फ हैबिट कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, बल्कि गिल्ट और शेम को भी कम करता है। जब हम खुद से ये वादा करते हैं कि मैं एक इंडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूं, तो टेम्परेरी फेलियर भी हमें डिफाइन नहीं करता। हम उसे एक ग्लिच मानते हैं, ना कि कैरेक्टर फ्लॉ। नियर यहाँ जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स के विचारों से मेल खाती एक बात कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट जस्ट अबाउट आउटकम्स, दे आर अबाउट आइडेंटिटी चेंज। जब आप कहने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है, तो आप हर दिन खुद को उसी मोड में ढालते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आइडेंटिटी पैक्ट सिर्फ खुद से करने से ही काफी होता है? नेर कहते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी और रीइंफोर्समेंट चाहिए, यानी आप केवल खुद से कहें कि मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल हूं। ये शुरुआत है, लेकिन इसे डेली एक्शन में उतारना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के सामने खुद को उस रूप में पेश करना। उदाहरण के लिए अपने दोस्तों, परिवार और कॉलीग से कहना कि मैं अब फोकस मोड में हूं, या मैं अब एक इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान बनने पर काम कर रहा हूं। इससे न सिर्फ आपके बिहेवियर को अकाउंटेबिलिटी मिलती है, बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी को एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदल देती है। आइडेंटिटी पैक्ट का एक और गहरा फायदा यह है कि यह कॉग्निटिव डिसोनेंस का इस्तेमाल आपके फेवर में करता है। जब आपकी सेल्फ इमेज मैं एक फोकस्ड इंसान हूं आपके एक्शन से मेल नहीं खाती, जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना, तो आपके भीतर एक असहजता पैदा होती है। यह डिस्कम्फर्ट आपको या तो अपनी आदत बदलने के लिए प्रेरित करता है या आइडेंटिटी छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है तो एक्शन बदलना कंपैरेटिवली आसान होता है। यह अध्याय सिर्फ कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं रहता, नए एक्शनेबल स्टेप्स भी बताते हैं कि आप कैसे आइडेंटिटी पैक्ट बना सकते हैं। पहला स्टेप है अपने आप से एक शॉर्ट सेंटेंस में डिफाइन करना कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आई एम इंडिस्ट्रक्टेबल। फिर इस सेंटेंस को लिखना, उसे डेली देखना और दूसरों के साथ साझा करना। आप चाहें तो इसे डायरी के पहले पन्ने पर लिख सकते हैं, फोन के लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं, या एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो आपको आपकी पहचान की याद दिलाता रहे। जितनी बार आप इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेंगे, उतनी बार आपका ध्यान खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन से हटकर ट्रैक्शन की ओर मुड़ेगा। न्याय एक और दिलचस्प तरीका बताते हैं, पब्लिक आइडेंटिटी पैक्ट। इसका मतलब होता है अपने बदलाव की कमिटमेंट को दूसरों के सामने घोषित करना, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कि आई एम बिकमिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल, या अपने वर्ड स्पेस में एक नोट लगाना जिसमें लिखा हो फोकस्ड, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। यह पैक्ट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी लाता है और आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाता है। चैप्टर के अंत में नीर एक व्यक्तिगत कहानी शेयर करते हैं जहां उन्होंने खुद आइडेंटिटी पैक्ट का सहारा लिया। वे बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का फैसला किया और खुद को इनडिस्ट्रक्टेबल पेरेंट घोषित किया, तो उनकी पेरेंटिंग की क्वालिटी ही बदल गई। अब वे हर बार जब नोटिफिकेशन की आवाज सुनते तो एक सवाल खुद से करते, क्या ये आइडेंटिटी के साथ मेल खाता है जिसे मैं बनना चाहता हूँ? और यही सवाल डिस्ट्रैक्शन और ध्यान के बीच की रेखा को साफ कर देता। इस पूरे अध्याय का मूल संदेश बहुत ही साफ है, जब तक आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठे हुए इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक स्ट्रैटेजीज, टूल्स और हैक्स आधे अधूरे रहेंगे। लेकिन एक बार जब आप खुद को इनडिस्ट्रैक्टेबल कहने लगते हैं और इसे डेली रीइंफोर्स करते हैं, तो यह केवल एक टेम्परेरी हैबिट नहीं, बल्कि एक स्थायी कैरेक्टर ट्रेट बन जाता है। चैप्टर 17, द पावर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क प्लेस। जब हम डिस्ट्रैक्शन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मुझे अपने मोबाइल से दूर रहना चाहिए या सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नीरयाल हमें इस अध्याय में एक और बड़ी हकीकत से रूबरू कराते हैं, वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस, यानी वो इंटरप्शंस जो हम अपने काम के माहौल में रोज झेलते हैं, जैसे कि बार बार होने वाली मीटिंग्स, ईमेल नोटिफिकेशंस, कोवर्कर की टपक पड़ने वाली बातचीत और एक अनस्ट्रक्चर्ड काम की संस्कृति। ये सब मिलकर हमारे डीप वर्क को नष्ट कर देता है
और सबसे अहम बात, ये सभी डिस्ट्रैक्शंस ज्यादातर हमारी कंट्रोल से बाहर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और संस्थान के ढांचे से उपजते हैं। नीर इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशन से करते हैं। आज के जमाने में ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स अपनी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन खुद अपने ऑफिस के वातावरण को मानते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को इंडिविजुअल की कमी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर मानते हैं। यानी अगर आपकी कंपनी में हर 2 घंटे में मीटिंग होती है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना कल्चर का हिस्सा है और हर कोई एक दूसरे की डेस्क पर बिना पूछे आकर बात करने का आदी है, तो कोई भी इंसान इंडिस्ट्रैक्टेबल नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो। नीर एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG का, जो दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मेंस कंसल्टिंग फर्म्स में गिनी जाती है। यहाँ लगातार क्लाइंट डिमांड्स और हाई प्रेशर डेडलाइंस के कारण एम्प्लॉइज बर्नआउट और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की स्थिति में जीते थे। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सप्ताह में एक दिन हर कंसल्टेंट को प्रेडिक्टेबल टाइम ऑफ यानी TO देने की शुरुआत की गई। उस दिन न तो क्लाइंट ईमेल्स, न कॉल्स, न मीटिंग्स। पहले यह असंभव सा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन और क्लाइंट रिजल्ट्स तीनों में सुधार लाने लगा। यानी डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क एनवायरनमेंट सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को भी अगले स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन आखिर रूट कॉज क्या है वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन का? नीर इसे 3 स्तरों में बांटते हैं। 1, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। बहुत से वर्कप्लेसेस में यह अपेक्षा रहती है कि कर्मचारी हर समय अवेलेबल रहें, चाहे दिन हो या रात, वीकेंड हो या छुट्टी। स्लैक पर एक्टिव रहना या ईमेल का तुरंत जवाब देना एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। 2, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यह टर्म गूगल की एक इंटरनल स्टडी से ली गई है, जिसमें यह पाया गया कि सबसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स में मेंबर्स को यह सेफ्टी महसूस होती है कि वे खुलकर फीडबैक दे सकते हैं बिना जज किए जाने के डर से। लेकिन जिन वर्कप्लेसेस में साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होती, वहां लोग ये कहने से डरते हैं कि मैं अभी डीप वर्क में हूँ या मैं अभी मीटिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें रेप्रिमेंड या जजमेंट का डर होता है। 3, अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। जब टीम्स में कम्युनिकेशन का कोई तय पैटर्न नहीं होता तो कॉन्वर्सेशंस कहीं भी और कभी भी शुरू हो जाती हैं। इससे न केवल इंटरप्शंस बढ़ती हैं बल्कि काम की गति भी धीमी हो जाती है। नीर मानते हैं कि वर्कप्लेस को इंडिस्ट्रैक्टेबल बनाना सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह मैनेजमेंट और लीडरशिप की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके लिए पहला कदम है ओपन डायलॉग। लीडर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां लोग खुलकर बोल सके कि वे डिस्ट्रैक्शन से कैसे जूझ रहे हैं। नीर यहाँ एक डिस्ट्रैक्शन ऑडिट का सुझाव देते हैं, जिसमें हर टीम मेंबर अपने टिपिकल दिन का विश्लेषण करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से सोर्सेज उनकी अटेंशन खींचते हैं, फिर चाहे वो ईमेल हो, मीटिंग्स हो या सहकर्मियों की बातें। इस तरह की ओपन डिस्कशन से एक टीम कल्चर बनता है जो इंडिस्ट्रैक्टेबिलिटी को प्राथमिकता देता है। नीर कहते हैं कि जैसे किसी स्कूल को पढ़ाई के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती है, वैसे ही किसी कंपनी को गहरे काम के लिए ऐसी स्पेस और समय देना होगा जहां कर्मचारी बिना खल के अपना बेस्ट दे सके। नीर इस अध्याय में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज भी सुझाते हैं वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए। ऑफिस आवर्स मॉडल। हर व्यक्ति अपने दिन में एक निश्चित समय स्लॉट रखे जिसमें वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कॉल्स, स्लैक, ईमेल के लिए उपलब्ध हो। बाकी समय में वह फोकस्ड डीप वर्क कर सके। ईमेल प्रोटोकॉल्स। टीम्स आपस में डिसाइड करें कि किस तरह के कम्युनिकेशन को तुरंत जवाब चाहिए और किसे नहीं। हर ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं, खासकर अगर उस ईमेल की अर्जेंसी केवल सेंडर की अपेक्षा है, न कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी। नो मीटिंग जोन्स। सप्ताह में कुछ घंटे या दिन मीटिंग फ्री रखें जहां लोग बिना इंटरप्शन के अपने काम में जुट सकें। विजिबल सिग्नल्स, जैसे कोई डेस्क पर फोकस मोड का साइन लगाए या हेडफोन पहनने का मतलब हो। डो नॉट डिस्टर्ब। ऐसे विजुअल सिग्नल्स इंटरप्शन को कम करने में बेहद असरदार होते हैं। लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव विचार इस अध्याय में यह है कि अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कप्लेस चाहते हैं तो आपको लीडरशिप से शुरुआत करनी होगी। यानी अगर मैनेजर हर समय ईमेल पर जवाब देता रहेगा, वीकेंड पर मीटिंग बुलाएगा या स्लैक पर मिडनाइट में ऑनलाइन रहेगा, तो वह टीम को सीधे संकेत दे रहा है कि कांस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस ही सक्सेस की कुंजी है। लेकिन अगर वही लीडर अपने फोकस टाइम को प्राथमिकता देगा, डीप वर्क को प्रमोट करेगा और कर्मचारियों को ऑटोनॉमी देगा, तो एक नई कल्चर शुरू होगी जो डिस्ट्रैक्शन से दूर और प्रोडक्टिविटी के पास होगी। इस अध्याय के अंत में नीर एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, द बेस्ट प्लेस टू वर्क isn't one with the fanciest perks, but the one where people can do their best work। एक ऐसा वर्क प्लेस जहां लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है बिना बार बार की इंटरप्शंस के, वही सच में इंडिस्ट्रैक्टेबल कल्चर का जन्म स्थान होता है। चैप्टर 18, रेजिंग इंडिस्ट्रैक्टेबल चिल्ड्रन। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा सफल हो, खुशहाल हो
और भविष्य में दुनिया की चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सके। लेकिन आज की दुनिया में जिस सबसे खतरनाक चीज से बच्चों को लड़ना पड़ रहा है वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, नोटिफिकेशंस, ये सब बच्चों की मासूमियत पर हमला करते हैं। और जब कोई माता पिता ये कहता है कि मेरे बच्चे का ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लगता, तो इसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता, बल्कि उसका संबंध बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स और घर के माहौल से होता है। नीर एयल इस अध्याय में हमें बताते हैं कि इंडिस्ट्रैक्टेबल बच्चा पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। और इसके लिए जरूरी है सही तरीके से समझना कि डिस्ट्रैक्शन बच्चों में क्यों पनपता है और उसे किस तरह धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। नीर यह अध्याय एक व्यक्तिगत किस्से से शुरू करते हैं। उनकी बेटी ताली के साथ बिताए एक दोपहर से, जहां उन्होंने एक साथ माइनक्राफ्ट खेला। इस अनुभव से उन्हें यह समझ में आया कि टेक्नोलॉजी को बच्चों से दूर करना कोई समाधान नहीं है। असली समाधान है बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी के उपयोग को समझना, उसे गाइड करना और उनकी अंदरूनी जरूरतों को पहचानना। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, बच्चे डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं? और इसका जवाब सीधे नीर की कोर फिलॉसफी से आता है। डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एन अनहेल्थी एस्केप फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। यानी जब कोई बच्चा बोर्ड महसूस करता है, अकेलापन झेल रहा होता है, प्रेशर में होता है या घर में कनेक्शन की कमी महसूस करता है, तो वह गेम्स या स्क्रीन की तरफ भागता है। यह डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि कोपिंग मैकेनिज्म है। नीर यहाँ एक साइकोलॉजी फ्रेमवर्क को लागू करते हैं जिसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी (SETD) कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा, 3 कोर साइकोलॉजिकल नीड्स के आसपास घूमता है। 1. ऑटोनॉमी यानी खुद निर्णय लेने की आजादी। 2. कॉम्पिटेंस यानी खुद को केपेबल महसूस करना। 3. रिलेटेडनेस यानी दूसरों से मीनिंगफुल कनेक्शन महसूस करना। जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप जन्म लेता है। बच्चों में ये जरूरतें फुलफिल ना हो तो वे गेम्स या सोशल मीडिया की ओर भागते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ऑटोनॉमी, वो अपने लेवल चुनते हैं, कॉम्पिटेंस, वो मिशंस पूरा करके स्किल्ड महसूस करते हैं, और रिलेटेडनेस, ऑनलाइन फ्रेंड्स, चैट्स, सब कुछ मिलता है, भले ही टेम्परेरीली। इसलिए सबसे पहले माता पिता को यह समझना चाहिए कि स्क्रीन टाइम कोई शत्रु नहीं है, असली दुश्मन है अनमेट इमोशनल नीड्स। अगर बच्चा पढ़ाई से भाग रहा है और यूट्यूब पर फनी वीडियोस देख रहा है, तो हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि तू वीडियो क्यों देख रहा है, बल्कि यह पूछना चाहिए क्यों पढ़ाई से भाग रहा है। क्या वह किसी विषय से डरता है? क्या वो किसी चीज में फंसा हुआ है? क्या उसे लगता है कि वह समझदार नहीं है? नीर यहाँ माता पिता के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज भी देते हैं। एक टेक को डेमोनाइज न करें, उसे अंडरस्टैंड करें। कई माता पिता स्क्रीन टाइम को पॉइजन की तरह देखते हैं, लेकिन बच्चे के लिए वह स्क्रीन एक एस्केप होती है। उसे डेमोनाइज करने से ट्रस्ट टूटता है। बजाय इसके उस स्क्रीन के पीछे के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। 2. स्केड्यूल स्क्रीन टाइम। बिना गिल्ट के बच्चों से यह कहना कि बस 1 घंटा गेम खेल सकते हो, उन्हें उस घंटे में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन लेने पर मजबूर करता है। इसके बदले नीर सजेस्ट करते हैं स्क्रीन टाइम को बच्चे के साथ मिलकर प्लान करें। जैसे हर शाम 6 से 7 बजे के बीच माइनक्राफ्ट या यूट्यूब और बाकी समय कुछ और। ऐसा करने से बच्चा गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से ऑपरेट करता है। 3. एफर्ट पैक्ट और प्राइस पैक्ट बच्चों पर भी लागू हो सकता है। बड़े लोगों की तरह ही बच्चों को भी सेल्फ कंट्रोल सिखाना होता है। आप उन्हें एक एफर्ट पैक्ट दे सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई के समय उनका मोबाइल अलमारी में बंद रहेगा और वो खुद उसकी चाबी रखेंगे। ये सिंबॉलिक एक्ट बच्चों को ओनरशिप और कंट्रोल का एहसास देता है। 4. डिस्ट्रैक्शन को शेम से मत जोड़ें। अगर बच्चा डरा हुआ है कि वह अगर इंस्टाग्राम खोलेगा तो मम्मी डांटेंगी, तो वह झूठ बोलेगा। शेम केवल छुपाव और एडिक्शन को बढ़ावा देती है। उसके बजाय ओपन बातचीत जरूरी है। बैठकर उनसे पूछिए किस वक्त तुम्हारा मन करता है मोबाइल उठाने का, और उन्हें यह स्पेस दीजिए कि वे खुद अपनी ट्रिगर्स को पहचानें। 5. फैमिली को बनाएं इंडिस्ट्रैक्टेबल कल्चर का केंद्र। नीर यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, द फैमिली स्क्रीन फ्री डिनर। हर शाम एक निश्चित समय पर पूरे परिवार को एक साथ बिना किसी गैजेट के बैठकर खाना खाना चाहिए। यह समय न सिर्फ बॉन्डिंग बढ़ाता है, बल्कि बच्चों में प्रेजेंस की हैबिट बनाता है। नीर खुद अपनी बेटी के साथ रोज डिनर टेबल पर एक कार्ड गेम खेलते हैं। यह एक प्लेफुल तरीका है कनेक्ट करने का बिना स्क्रीन्स के। 6. मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी। सबसे अहम बात, अगर माँ बाप खुद हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर बिंज कर रही हैं या खाना खाते समय स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो बच्चा क्यों इंडिस्ट्रैक्टेबल होगा? बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं मिमिक्री से। उन्हें बताने से ज्यादा जरूरी है उन्हें दिखाना। नीर इस अध्याय के अंत में हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चों को बिगाड़ने नहीं आई है, यह तो बस एक टूल है, जैसे आग। अगर हमने बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल दिया, ऑटोनॉमी दी और कनेक्शन का एहसास कराया,
तो वे इस टूल का रिस्पॉन्सिबल यूज खुद ही सीख लेंगे। इंडिस्ट्रैक्टेबल बच्चे वही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से डरते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। और ऐसा तब होता है जब घर में डायलॉग, एम्पैथी और ट्रस्ट की संस्कृति हो, जहां उन्हें ना कहने का हक हो और उन्हें पता हो कि उनकी भावनाएं सुनी जा रही हैं। चैप्टर 19, इंडिस्ट्रैक्टेबल रिलेशनशिप्स। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने किसी ऐसे इंसान से बात की हो, गहराई से, बिना किसी बीच में फोन की घंटी, मैसेज नोटिफिकेशन या दिमाग में घूमते किसी काम के ख्याल के, तो वह पल कब आया था? क्या आप उसे याद कर सकते हैं? शायद बहुत समय हो गया है। इस चैप्टर में नील एयाल रिश्तों पर रोशनी डालते हैं, ना सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर बल्कि दोस्तों, परिवार और प्रियजनों से जुड़ी हर उस डोर पर जो आज की दुनिया में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वजह, डिस्ट्रैक्शन। हमारे रिश्ते अक्सर तब कमजोर होते हैं जब हम प्रेजेंट नहीं होते, जब हमारी फिजिकल प्रेजेंस होती है लेकिन हमारी अटेंशन कहीं और नहीं। इस परिस्थिति को कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। मतलब हम हर वक्त थोड़ा थोड़ा सब पर ध्यान दे रहे होते हैं, पर असल में किसी पर भी नहीं। नीर एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों या पार्टनर को बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ 10 मिनट भी दिन में देते हैं, तो वो समय उनके लिए 1 घंटे से ज्यादा की कीमत रखता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्टेड थे। ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, ये क्वालिटी की बात है। नीर बताते हैं कि जैसे हम अपना काम स्केड्यूल करते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप्स को भी कॉन्शियसली टाइम देना जरूरी है। रैंडमली मिलना, जल्दी जल्दी बात करना, खाना खाते हुए फोन स्क्रॉल करना, ये सब रिश्तों को खोखला कर देता है। एक तरीका जो वो सुझाते हैं वो है स्केड्यूल योर टाइम टुगेदर, यानी एक फिक्स टाइम तय करें जहां आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हो। नो स्क्रीन, नो डिवाइसेस, नो एजेंडा, बस कनेक्शन। वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट भी लाते हैं जिसे वो फोन स्टैक रूल कहते हैं। जब आप किसी के साथ डिनर पर हो या कॉफी पी रहे हो तो दोनों अपने फोन को उल्टा रखकर एक के ऊपर रख दें और जब तक इंटरेक्शन खत्म न हो तब तक कोई फोन नहीं छूता। इससे दोनों पार्टीज को अटेंशन का महत्व पता चलता है। नेरे इस बात पर जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी एनिमी नहीं है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप उससे कैसे है ये जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम पहले ज्यादा कनेक्टेड थे, पर नीर कहते हैं हम पहले ज्यादा कनेक्टेड थे। टेक्नोलॉजी ने दूरी नहीं बढ़ाई, हमारी अटेंटिवनेस ने ऐसा किया। रिलेशनशिप्स में फ्रिक्शन तब आता है जब एक व्यक्ति दूसरे की प्रेजेंस को टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। डिस्ट्रैक्शन उस फ्रिक्शन को बढ़ाता है। एक छोटा सा ग्लांस आपके फोन की तरफ आपके सामने वाले को यह महसूस करा सकता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और यही छोटे छोटे सिग्नल बार बार रिपीट होने पर बड़े इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह बनते हैं। नीर एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक कपल जो अपने रिश्ते में डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा था, उन्होंने 7 दिनों तक 10 मिनट फोन फ्री आई कांटेक्ट ऑफ करने का कमिटमेंट किया। नतीजा, उन्होंने रीडिस्कवर किया कि उनके बीच अब भी कनेक्शन जिंदा है, बस अटेंशन ने उसे ढक लिया था। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का एक और तरीका है टेक फ्री जोन्स बनाना घर में, जैसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल और फैमिली लाउंज को डिस्ट्रैक्शन फ्री सेक्रेड जोन्स डिक्लेयर करना। यहाँ कोई फोन, लैपटॉप या टीवी नहीं चलेगा, बस लोग और उनकी बातें। नीर इसे मॉडर्न रिचुअल्स कहते हैं जो परिवारों को जोड़ते हैं। यह चैप्टर एक सिंपल मैसेज देता है, रिलेशनशिप्स एक्सीडेंट से नहीं अटेंशन से बनते हैं। जिस तरह हम खुद पर फोकस करके इंडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हैं, वैसे ही अपने प्रियजनों पर फोकस करके रिलेशनशिप को भी इंडिस्ट्रैक्टेबल बना सकते हैं। नीर अंत में एक पावरफुल पैक्ट की बात करते हैं, आइडेंटिटी पैक्ट एज अ पार्टनर। इसका मतलब ये है कि हम खुद को उस व्यक्ति की तरह डिफाइन करें जो अपने रिश्तों में अटेंटिव, प्रेजेंट और अवेलेबल है। जैसे ही आप खुद से ये आइडेंटिटी जोड़ते हैं, वैसे ही आपका बिहेवियर बदलता है, क्योंकि अब आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो डिस्ट्रैक्शन फ्री लव देता है। अंततः नीर हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप, रोमांटिक हो या प्लेटोनिक, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अटेंशन पर टिका होता है। और इन तीनों में सबसे पहले आता है अटेंशन, जो आज के डिजिटल एज में सबसे मुश्किल चीज बन चुकी है। लेकिन अगर आप सच में किसी को अहमियत देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो उन्हें दे वो है आपकी पूरी, सच्ची और बिना इंटरप्शन वाली मौजूदगी। कंक्लूजन, बीइंग इंडिस्ट्रैक्टेबल। अब जब हमने इस सफर के हर अध्याय को पढ़ लिया, डिस्ट्रैक्शन से जूझने के कारणों को समझा, उनके समाधान देखे और यह भी जाना कि कैसे हम अपने काम, बच्चों, रिश्तों और जीवन को इंडिस्ट्रैक्टेबल बना सकते हैं, तो आखिर में सवाल ये उठता है कि यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। नीर एयाल इस किताब के निष्कर्ष में हमें उस कोर फिलॉसफी से जोड़ते हैं जो पूरी किताब के पीछे छिपी हुई थी। इंडिस्ट्रैक्टेबल बनना सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह एक पहचान है, एक कमिटमेंट है, एक इंसान के रूप में खुद से और दुनिया से किए गए ईमानदार वादे का नाम है। नीर कहते हैं कि इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी कोई सुपर पावर नहीं है जो किसी खास इंसान में होती है, ये एक स्किल है,
एक डिसिप्लिन है जिसे सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है और लगातार प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, ये स्किल मॉडर्न दुनिया में सफल और संतुलित जीवन की जरूरत बन चुकी है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारी अटेंशन एक कमोडिटी बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया एप्स, न्यूज प्लेटफॉर्म्स, ये सभी हमारी हर एक क्लिक, हर एक स्वाइप और हर एक सेकंड को मोनेटाइज करना चाहते हैं। और इस डिजिटल युद्ध में जो हारता है वो हम हैं, क्योंकि हमारी सबसे कीमती चीज यानी ध्यान, अटेंशन, हमारी आंखों के सामने हमसे छीना जा रहा है, वो भी हमारी मर्जी के बिना। लेकिन नीर ये भी मानते हैं कि ब्लेम गेम से कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम बार बार टेक्नोलॉजी को दोष देते रहेंगे तो हम विक्टिम माइंडसेट में फंस जाएंगे, जबकि इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने का पहला कदम है ओनरशिप लेना। ये स्वीकार करना कि हम अपनी अटेंशन के मालिक हैं और हमें ही इसके लिए जवाबदेह बनना होगा। जब तक हम खुद यह जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब तक कोई ऐप ब्लॉकर, कोई टेक्निक, कोई लाइफ कोच हमारी मदद नहीं कर पाएगा। इस किताब की खास बात यह रही कि नीर ने किसी भी टेक्निक को एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने बार बार यह जताया कि टेक्निक्स काम करती हैं, लेकिन तब जब माइंडसेट सही हो, और यही माइंडसेट हमें कंक्लूजन में शेप लेते हुए दिखता है। वो कहते हैं इनडिस्ट्रैक्टेबल लोग डिस्ट्रैक्शन से डरते नहीं हैं, वो उन्हें पहचानते हैं, वो उन्हें झेलते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक्शन लेते हैं। और सबसे खास बात, वो खुद को माफ करना जानते हैं जब वो फिसल जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं। हम हर दिन एक 100% इनडिस्ट्रैक्टेबल नहीं बन सकते। कभी कभी हम भी इंस्टाग्राम की एंडलेस स्क्रॉल में उलझ जाएंगे, कभी नेटफ्लिक्स की बिंगाइंग से रुक नहीं पाएंगे और कभी किसी के कॉल या नोटिफिकेशन की वजह से फोकस टूटेगा ही। लेकिन फर्क वहां होता है जब हम इन सब के बाद गिल्ट में नहीं, अवेयरनेस में लौटते हैं। नीर का कहना है कि इनडिस्ट्रैक्टेबिलिटी एक परफेक्शन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। यह एक आइडेंटिटी है जो हम चुनते हैं हर दिन, हर क्षण, हर बार जब हम किसी काम या रिश्ते में पूरी तरह से उपस्थित होने का निर्णय लेते हैं। कंक्लूजन में न्याय हमें एक छोटे एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। खुद से एक सिंपल सवाल पूछने की, मैं किसके लिए इंडिस्ट्रैक्टेबल बनना चाहता हूं? क्या वह आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर हैं, आपकी टीम है, आपके क्लाइंट्स हैं या खुद आप? जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देते हैं तो आपकी मोटिवेशन गहरी होती है, और जब मोटिवेशन गहरी होती है तब तकनीकें भी काम करती हैं। नीर ये भी स्पष्ट करते हैं कि इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और फिर हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएंगे। नहीं, ये तो एक डेली बैटल है, एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल है जो अवेयरनेस, प्लानिंग और कंपैशन से संचालित होता है। उन्होंने इस किताब को लिखते हुए जो डिस्कवरीज की, वह सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं थी, वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी। वो हमें ये दिखाते हैं कि इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर उस चीज के लिए जरूरी है जो हमें मैटर करती है। कंक्लूजन में एक पावरफुल मेटाफोर आता है। नीर कहते हैं कि अगर आपका ध्यान एक गाड़ी है तो उसका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। रास्ते में गड्ढे भी होंगे, ट्रैफिक भी होगा, कई बार साइड में रुकना भी पड़ेगा, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में हो तो आप दोबारा अपनी मंजिल की तरफ मुड़ सकते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब है स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेना। इस किताब के अंत में नीर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, खुशी और गहराई, ये सब हमारे अटेंशन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और इसीलिए इस दुनिया में जहां हर कोई हमारी अटेंशन चुराने की कोशिश कर रहा है, वहां सबसे बड़ा सुपर पावर यही है कि हम चुन सकें कि हमारा ध्यान कहां जाए। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना एक आसान रास्ता नहीं है। यह रिक्वायर करता है सेल्फ अवेयरनेस, सिस्टम्स और सबसे ज्यादा सेल्फ कंपैशन। लेकिन एक बार जब आप इस पाथ पर चल पड़ते हैं तो आप न केवल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं। और यही इस किताब का अल्टीमेट संदेश है। जब आप इनडिस्ट्रैक्टेबल बनते हैं तो आप सिर्फ बेहतर काम नहीं करते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं जो अपनी प्रायोरिटीज जानता है, अपने रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट करता है और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को खुद तय करता है। यह सफर सिर्फ एक किताब की पन्नों तक सीमित नहीं था, ये एक नजरिया था, एक सोच थी, एक नई आदत गढ़ने की दिशा थी। इनडिस्ट्रैक्टेबल ने हमें सिखाया कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर पलते हैं, और उन्हें समझना, स्वीकारना और उन्हें काबू में रखना ही असली मास्टरी है। नीर एयल की ये सोच हमें बताती है कि टाइम मैनेजमेंट दरअसल पेन मैनेजमेंट है, और जब हम अपने वैल्यूज को समय में बदलना सीखते हैं, तब ही हम अपनी जिंदगी को ट्रैक्शन की दिशा में मोड़ पाते हैं। अब ये आप पर है, क्या आप हर दिन अपने फोकस को रिक्लेम करेंगे? क्या आप अपने रिश्तों, काम और खुद से जुड़ने के लिए सच में वक्त निकालेंगे? क्योंकि अगर आप चाहें तो आप भी इनडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हैं। ये कोई सुपर पावर नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है।